प्रिय विद्यार्थियों, आज हम नया प्रकरण लेकर आए हैं, शब्द शुद्धि। हमारे 2 प्रकरण पूरे हो चुके हैं, अब तीसरा है। और ध्यान से देखिए, शब्द शुद्धि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। हमारा शब्द शुद्धि का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है। थोड़ा दिखाई कम दे रहा है, इसका रंग बदल लेते हैं। ये लीजिए और देखिए, शब्द शुद्धि। पहला सवाल यही बनता है कि ये शुद्धि भी शुद्ध है या नहीं है। इसे 2 रूपों में लिखा जा सकता है और उसे देख लीजिए। पहले शुद्धि, एक ही बात है दोनों। इसी की संरचना यह है, यानी कि द आधा है और ध धनुष जो है वो पूरा है और एक ही मात्रा है, शुद्धि। इस प्रकार से हलंत है और यह है शुद्धि। क्योंकि हम आगे के शब्दों को देखेंगे, उससे पहले इसका नामकरण ही देख लें, वो भली प्रकार से सही हो, यह आवश्यक है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण है। ये मैंने इसलिए कहा है कि ये प्रकरण अपना अतिक्रमण संधि तक करता है, उपसर्ग प्रत्यय तक करता है, शब्द शुद्धि में करता है, वाक्य शुद्धि में करता है, समास में करता है, संधि में करता है। अनेक प्रकरणों तक इसका विस्तार है और आपके भाषा कौशल, संप्रेषण आदि को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यकीन मानिए, चाहे ये पाठ्यक्रम में हो या नहीं हो, इसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। यह आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही निखार लेकर आएगा। कहीं ऐसा नहीं हो कि आपको कोई लिखना पड़े और आपने वह शब्द ही अशुद्ध लिख दिया हो, तो उनसे बचना है। मेरी कोशिश है, और आज हम आप यही देखेंगे कि किसी शब्द को एक बार आपने देखा और आपके दिमाग में छप गया, आप दोबारा से उसे कभी गलत नहीं करने वाले हैं। ऐसा ही कुछ प्रयास है। कुछ कम कारण सहित जानेंगे कि इस प्रकार से शुद्ध क्यों है, और अशुद्ध अनेक प्रकार से हो सकता है, शुद्ध केवल एक होगा। और देखिए, अशुद्धता का कारण क्या क्या है और किस किस प्रकार की अशुद्धि आ जाती है शब्द के अंदर। आज सबसे पहले वही देखते हैं, शब्द वर्तनी संबंधी अशुद्धि के प्रकार। हालांकि यह परीक्षा में पूछा नहीं जाएगा कि किस किस प्रकार की अशुद्धि हो सकती है या होती है, नहीं। बहुत करें, ज्यादा करें तो कई बार ये पूछ लेते हैं वाक्य देख करके कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, तब भी आप इनमें से किसी एक का नाम बताने वाले हैं। यदि आपको लगे कि लिंग संबंधी है तो लिंग कहें, क्रिया संबंधी है तो क्रिया कहें, वर्तनी संबंधी है तो वर्तनी कहें आदि, वो अलग प्रकार है, वो बाद में हम इसकी चर्चा और करेंगे। लेकिन यहां देखते हैं शब्द किस प्रकार से विकृत हो जाता है, कितने प्रकार से गलत हो सकता है या विकृत हो सकता है, या उसका शुद्धिकरण हम कितने प्रकार से करते हैं। और सबसे पहले नंबर 1 पर आती है लिंग। हम लिंग संबंधी अशुद्धि कर देते हैं शब्दों में। जैसे पुल्लिंग तो हमें अच्छी तरह से पता है, लेकिन उसी का स्त्रीलिंग करते हुए हम कुछ गलती कर देते हैं। एक उदाहरण देखते हैं इसी का, जैसे कवि, यह सभी को आता है, कवि ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसका स्त्रीलिंग लिखना है। जब स्त्री कवि है तब उसे क्या कहेंगे, तो हम क्या कहेंगे, कवियत्री। हम क्या करते हैं, यत्री लगाकर कोशिश करते हैं कि यत्री लगा दिया और कवि थाई, ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। नहीं नहीं भाई, ये गलत हो गया है, ऐसा नहीं है। इसीलिए लिंग संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। शुद्ध होगा कवयत्री, थोड़ा सा पेच आ गया ना इसमें, और ये शुद्ध है, ये गलत है। आपने इसी से पुल्लिंग शब्दों से अगर स्त्रीलिंग बनाने की चर्चा कर ली और सोच लिया कि इसी के कुछ लगा देते हैं, ई की मात्रा लगा देते हैं, आ की मात्रा लगा देते हैं, या आगे कुछ यत्री लगा देते हैं तो स्त्रीलिंग बन जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विशेष नियम का अध्ययन करना पड़े। एक बार आपने ये जाना कि कवि तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन कवयत्री होता है, वो कवियत्री नहीं होता है, कवयत्री। यानी पहले ये के छोटे की मात्रा फिर बड़े की मात्रा है, और ये शुद्ध है, और यही हमारी पहचान है। ये लिंग संबंधी अशुद्धि हम अक्सर कर देते हैं।
इनके भी उदाहरण हम आगे देखने वाले हैं। नंबर 2 पर है वचन। हम क्या करते हैं कि एक वचन तो हमें आता है, लेकिन उसी का बहुवचन बनाते समय गलतियां कर देते हैं। जैसे रानी, हमेशा लिखते आए हैं और सबको पता है रानी। अगर इसी का बहुवचन लिखना हो तो हम क्या सोचते हैं, रानी और बहुत सारी रानियां हैं तो हम रानियां या कह देते हैं, और हम या लगा करके उसका चंद्र बिंदु लगाकर कहते हैं ये सही है, लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बहुवचन बनाते समय अगर दीर्घ है ई की मात्रा तो वह लघु हो जाएगी। अब बनेगा रानियां, रानियां, और ये शुद्ध है रानियां, ये अशुद्ध हो गया है, गलत हो गया है। तो वचन संबंधी अशुद्धियां भी हम कर देते हैं, ये भी हम देखेंगे अनेक उदाहरणों से। नंबर 3 पर देखिए समास। समास के प्रकरण में हम अनेक शब्दों को अशुद्ध लिख देते हैं और फिर अगर उसका समास विग्रह करते हैं या अर्थ करते हैं तो सटीक नहीं बैठता है, इसलिए समास संबंधी अशुद्धि भी हो जाती है। जैसे हाइफन नहीं लगाना, जैसे और शब्द की मात्रा गलत लगा देना कि उसका अर्थ ही वह समास में नहीं निकल रहा हो, तो समास संबंधी अशुद्धि भी हम करेंगे, तो उनको भी दूर करने का हम प्रयास करेंगे। 3 प्रकार की अशुद्धि देख लिए। लिंग संबंधी अशुद्धि हो जाती है, वचन संबंधी हो जाती है, समास संबंधी हो जाती है, संधि संबंधी हो जाती है। जी हाँ, संधि संबंधी भी अशुद्धि हो जाती है। जब हम अशुद्ध लिख देते हैं और उसकी संधि करते हैं तो संधि सही नहीं बैठती है, इसका मतलब संधि संबंधी अशुद्धि है। इसके भी अनेक उदाहरण देखेंगे। मात्रा संबंधी भी, एक मात्रा, दो मात्रा, छोटी मात्रा, बड़ी मात्रा आदि की अशुद्धि भी हम करते हैं। यह हम अशुद्धि के प्रकार देख रहे हैं, शब्द की अशुद्धि कितने प्रकार से हो सकती है। आगम, आगम यानी आ जाना, अतिरिक्त मात्रा आ गई, ए की मात्रा की आवश्यकता थी या मात्रा की आवश्यकता ही नहीं थी और आपने आ की मात्रा लगा दी, आगम हो गया है। या ई की मात्रा अतिरिक्त लगा दी है जिसकी आवश्यकता नहीं थी, आगम। तो इस प्रकार की भी अशुद्धि हम कर बैठते हैं। लोप, किसी मात्रा को ही हटा दिया। मान लीजिए, यकीन मानिए कि आपको छोटी मात्रा लगानी थी और आपने लगाई नहीं, बड़ी लगानी थी नहीं लगाई, तो इस प्रकार का लोप भी हम कर देते हैं, तो शब्द अशुद्ध हो जाता है। वर्ण व्यतिक्रम, वर्ण का व्यतिक्रम का मतलब है क्रम भंग, यानी सही क्रम में आना चाहिए। कौन सा वर्ण पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, इसका भी हमें ज्ञान नहीं होता है, विशेषकर रह के संदर्भ में हो जाता है। हम उसको कहां लगाते हैं और कहां नहीं लगाते हैं। जैसे आशीर्वाद है तो आशीर्वाद कर दें, ऐसी अशुद्धियां भी हम व्यतिक्रम संबंधी भी करते हैं। इसको क्रम कह सकते हो, क्रम संबंधी, क्रम संबंधी। सही क्रमांक में अगर वो वर्ण नहीं आता है तो अशुद्धि हो जाती है। और वर्ण परिवर्तन, वर्ण का भी परिवर्तन कर देते हैं। जैसे 3 प्रकार के स हैं, जहां स कौन सा आना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं और कोई सा स ले लेते हैं, या और किसी प्रकार का वर्ण हम ले लेते हैं और उस वर्ण का स्थान वहां उचित नहीं है, तो अशुद्ध हो गया। इस प्रकार की अशुद्धि है। और देखिए संयुक्ताक्षर व द्वित व्यंजन संबंधी अशुद्धि भी, संयुक्ताक्षर में भी अशुद्धि कर देते हैं हम, और पंचम वर्ण की भी अशुद्धि कर देते हैं। कहां अनुस्वार लगेगा, कहां अनुस्वार नहीं लग करके हलंत युक्त वर्ण लगेगा, ये भी हम गलतियां करते हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। रेफ या रे संबंधी, रे की मात्रा जो ऊपर आती है रेफ है, नीचे आती है पदेन है, इस प्रकार की अशुद्धि भी हम कर देते हैं, इनका भी अध्ययन करेंगे। उपसर्ग संबंधी भी कर देते हैं कि उपसर्ग हिंदी में ऐसा है ही नहीं, और उस उपसर्ग का भी हम आगम कर लेते हैं और उसको मान लेते हैं कि ये उपसर्ग है। नहीं, जरूरी नहीं हर शब्द में उपसर्ग हो, आप अनावश्यक उपसर्गों का विस्तार नहीं करें। जहां अन्न है तो अन्न ही आएगा, और जहां अन्न हलंत है न, वहां यह आएगा, दोनों अलग अलग हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग संबंधी भी अशुद्धि हम कर बैठते हैं, इनको भी अशुद्ध बना देते हैं शब्द। और प्रत्यय संबंधी, ऐसे और भी बहुत सारी बातें हैं जो शब्द को अशुद्ध बना देते हैं। यानी कहने का तात्पर्य हमारा इतना है कि हम अनेक प्रकार के शब्द वर्तनी की अशुद्धि करते हैं, यथा लिंग, वचन, समास, संधि, मात्रा, आगम, लोप, वर्ण व्यतिक्रम, वर्ण परिवर्तन, संयुक्ताक्षर संबंधी, पंचम वर्ण की कर देते हैं, रेप की कर देते हैं, उपसर्ग प्रत्यय। तो क्यों न हम इन्हीं को जान लें और इन्हीं के नियमों को समझ लें, फिर हम अशुद्धि नहीं करेंगे। तो हम कोशिश यही करेंगे कि ये शुद्ध क्यों है और इस प्रकार से अशुद्ध क्यों माना गया इसे, और ये सही क्यों नहीं है। ये इन्हीं के संदर्भ में हम आगे अनेक उदाहरणों से इसे सिद्ध करेंगे।
इसकी कोई परिभाषा, कोई नियम, कोई सूत्र आदि नहीं है। बस आपको शब्द दे दिया, आपको बस एक बार उसको उस गौर से, उस ध्यान से देखना है, या इस प्रकार से शुद्ध होता है। आप व्यावहारिक जो जीवन जीते हैं, व्यावहारिक जो आपका ज्ञान है, उसमें हो सकता है किसी शब्द को अशुद्ध बोल रहे हैं, लेकिन व्याकरण की कसौटी अलग है। मैं ये नहीं कहता कि आप उस व्यवहार में भी उसको अपनाएं या इस प्रकार से लोगों को समझाएं। बहुत से शब्द ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए किसी का नाम है कैलाश, और कहीं भी देखेंगे आप इसी प्रकार से लिखा हुआ है। अंग्रेजी में देखेंगे तो KAILASH, इस प्रकार से उसकी स्पेलिंग हो जाएगी कैलाश। SH है, इसका मतलब ये सही लिखा हुआ है। अब हम व्याकरण की बात करें तो ये तो अशुद्ध है। हम क्या कहेंगे? कैलाश। और इसकी अंग्रेजी क्या बन जाएगी अब? KAILAS, H नहीं आएगा, कैलाश। ये व्याकरण के अनुसार सही है और व्यावहारिकता में ये सही है। हम किसी के नाम को अगर ऐसा लिख देंगे तो हमें लोग अशुद्ध कहेंगे कि आप गलत लिख रहे हो, लेकिन वो अलग चीज है, उसको अलग रखें। यहां व्याकरण की बात चल रही है और शुद्धता की बात चल रही है, इसलिए इसको अलग आप पहचान रखें। आपने इसे समझ लिया, अशुद्धि कैसे कैसे करते हैं हम, किस किस प्रकार की अशुद्धियां कर देते हैं। वर्ण परिवर्तन कर देते हैं, वर्णों का क्रम बदल देते हैं, लिंग हमें बदलते हुए अनेक प्रकार की अशुद्धियां कर देते हैं, प्रत्यय की कर देते हैं, उपसर्ग की कर देते हैं, और पंचम वर्ण की तो हम विशेष अशुद्धियां करते ही आए हैं। तो इस प्रकार की अशुद्धियां हम कर देते हैं। आज हम उन्हीं का निजात पाएंगे और हमारी कोशिश रहेगी कि परीक्षा में कौन कौन से महत्वपूर्ण शब्द हैं जिनको बार बार पूछा जाता है। ज्यादा नहीं है, इनका शब्द भंडार ज्यादा नहीं है। आप सोचें कि क्या मुझे सारे शब्द याद करने पड़ेंगे? नहीं, आपको पहले से ही याद है और आप पहले से ही सभी शब्दों को शुद्ध जानते हो, लेकिन कुछ में पेच है, कुछ में पेच है, और परीक्षक बार बार उन्हीं को देता है। अनेक परीक्षाओं में आए हुए ऐसे ही उदाहरण आपके सामने आज हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और कोशिश है कि आप हाथों हाथ उनको लिखते जाएं और तैयार करते जाएं। और देखिए, पहला उदाहरण देखिए, अनेकों। जैसा कि मैंने कहा, अशुद्ध अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है, लेकिन क्या शुद्ध भी अनेक प्रकार से लिखा जा सकता है? नहीं, कभी नहीं। शुद्ध का प्रकार लिखने का केवल एक होगा, वो सही होगा। अशुद्ध अनेक प्रकार से, तो परीक्षा में जरूरी नहीं कि ऐसा ही दें और आपसे पूछें ये शुद्ध अशुद्ध है, और भी दे सकता है, इसी के 3-4 रूप और दे सकता है, और एक सही देगा इधर वाला। तो आपको छांटना कौन सा है? ये वाला। अशुद्ध अनेक प्रकार से है। मैंने कोशिश की है कि ज्यादातर किस प्रकार से अशुद्ध हो सकता है, विकृत हो सकता है, उनको लिखा है। आप उस पर ध्यान न दें। ये अशुद्ध है, ये अशुद्ध है, और ये शुद्ध है। यानी दूसरे नंबर आगे जो लिखेंगे ना, वो शुद्ध लिखेंगे। हम उन्हीं को सुधारेंगे, इनको ये गलत लिखे हैं सारे, इन्हीं को सुधारेंगे अनेक प्रकार से। और देखिए, हाथों हाथ और साथ साथ चलें। एक बार देख लें, चिर स्थायी, हमेशा के लिए, झंझट खत्म, बार बार देखने की आवश्यकता नहीं है। अनेकों, क्या अनेकों कोई शब्द होता है? अनेक अपने आप में ही अनेक है, अपने आप में ही बहुवचन है, और इसको और बहुवचन बना करके और बोझ नहीं ला दें। अनेक, याद करो, अनेक का अर्थ होता है एक से अनेक। अन्न एक, इसका नाम ही अन्न एक है। अन्न एक यानी एक नहीं, और एक नहीं है तो 2 हैं, 4 हैं, 6 हैं, 10 हैं, कितने भी हो सकते हैं। अन्न एक, देखो न हलंत है और एक, इससे बनकर बना है अनेक। अब आप क्या करने जा रहे थे? अनेकों। तो ये तो अपने आप में पुनरावृत्ति हो गई, पहले से ही बहुवचन है और आप उसको बहुवचन को भी और बहुवचन बना रहे हो। संख्या तो नहीं बढ़ रही। ऐसा भी नहीं है कि इसमें 2 का ही बोध होता है, इसमें अनेकों में 4 का या ज्यादा का हो जाएगा, नहीं, इसी में भी हो जाएगा। तो आवश्यकता नहीं है। अनेकों कहीं लिखा है तो गलत। हम क्या करते हैं, कोई संख्या लिखकर अनेकों लिख देते हैं कि गणित की, हिंदी की, अंग्रेजी की, ऐसी अनेकों पुस्तकें मेरे पास थी। नहीं, अनेक पुस्तकें मेरे पास थी। अनेक बहुवचन है। पूछा जाए वचन अनेक का तो ये बहुवचन है। सही करोगे? अनेक।
इकाइयां, और ये थोड़ा लिखने में हो गया, यहां चंद्र बिंदु है और यहां भी है, मान लीजिए इकाइयां, ये अशुद्ध है, ये गलत है, इधर वाले गलत हैं, देखो दोनों गलत हैं, और इकाइयां ये शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि इकाई तो ऐसे लिखते हैं हम, इकाई बिल्कुल सही है, इकाई, और हम बहुवचन बनाते समय सोचते हैं यहां और लिख दें और बहुवचन हो गया, नहीं। अगर आखिरी ई की मात्रा दीर्घ है तो वो अपने आप ही ह्रस्व हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, और बहुवचन क्या बन जाएगा? इकाइयां, इकाइयां, इस प्रकार से बन जाएगा, ये शुद्ध है, याद रह जाएगा। इसका कारण भी मैंने आपको बता दिया है। क्या कारण? यह है कि आखिरी की मात्रा दीर्घ ह्रस्व हो जाएगी, छोटी हो जाती है। हिंदुओं बहुत जगह लिखा हुआ पाया जाता है, हिंदुओं बहुवचन में लिख दिया, नहीं, हिंदू वो नहीं होता, ओ होता है, ओ, हिंदुओं। और ये देखिए, और बहुवचन है इसलिए अनुस्वार तो लगेगा लगेगा। कई बार यही दे देते हैं, यहां ये नहीं लिख करके ऐसे लिख दिया कि हिंदुओं। अब आपसे पूछा ये शुद्ध है क्या? शुद्ध है, तो बिल्कुल अशुद्ध है, गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नहीं था, ये आएगा तब बहुवचन है, अब ये शुद्ध है, इसलिए हिंदुओं इस प्रकार से लिखें, हिंदुओं। और इसी के साथ ये और बता दूं, अगर हिंदू ही लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, हिंदू, ये लीजिए, ऊ की मात्रा बड़ी है, बहुवचन बनाते ही छोटी हो गई है, तो हिंदू तो ऐसे लिखेंगे, ये सही है, और हिंदुओं ऐसे लिखेंगे, ये सही है। ओ आएगा और अनुस्वार भी आएगा, तो ये हमारा सही है और वो गलत था। आगे देखिए, विद्यार्थी गण, और यहां लिखा है विद्यार्थी गण, ये तो गलत हो गया बिल्कुल। हम सोचते हैं विद्यार्थी ऐसे लिखते हैं, विद्यार्थी बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं, ये शुद्ध है, लेकिन इसके आगे क्या लगाया है? गण, और जोड़ करके एक ही इसका शब्द बनाया गया है, और गण लगाते ही ये बहुवचन हो गया। जरूरी नहीं कि यहां लगाएं, यो लगाएं, ओ लगाएं तो ही बहुवचन हो, यहां गण लगते ही बहुवचन हो गया। यहां एक विद्यार्थी नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थी या समूह का बोध हो रहा है, इसलिए यहां विद्यार्थी गण हो गया ना, तो इस प्रकार से छोटी मात्रा हो जाएगी, विद्यार्थी गण, और ये शुद्ध है और ये अशुद्ध है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया और ये शुद्ध हो गया। अनेक बार अनेक परीक्षाओं में पूछा गया है, आप अपना दिमाग ज्यादा नहीं लगाएं, बस इतना समझ लें इसको, ऐसे नहीं कि क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्यों हो सकता है, ऐसे नहीं, आप इतना समझ लें कि ये बहुवचन हो गया, और बहुवचन होते ही मात्रा दीर्घ हो जाएगी, इस प्रकार से। और यही बात बहुत से लोगों के समझ में नहीं आती, इसीलिए परीक्षा में पूछा जाएगा, समझ रहे हो, इसीलिए पूछा जाएगा, और बहुत से लोग गलत करेंगे, आपको नहीं करना है, क्योंकि आपने आज सीख लिया और इसे समझ लिया। आंसुएं, यहां पर देखिए, ए के भी अनुस्वार लगा दिया और ए बना दिया, और यहां लिखा केवल आंसू, ये तो गलत हो गया, और ये सही है। अगर आप कहेंगे कि बहुवचन बनाया तो भी यही रहेगा। आंसू एक वचन होता ही नहीं है, आंसू अपने आप में ही बहुवचन है। कई बार परीक्षा में यह भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा बहुवचन है, और दे देते हैं उसमें आंसू भी दे देते हैं, और आपकी पहली दृष्टि यही जाती है, क्या ये तो बहुवचन नहीं है, आंसू लिखा ना, ये तो एक वचन है, इसका मतलब ये तो नहीं है, नहीं, ये बहुवचन है। आंसू एक वचन होते ही नहीं है, इसका प्रयोग हमेशा ही बहुवचन में होगा, और इस प्रकार से लिखेंगे, आंसू, आ के ऊपर चंद्र बिंदु है, और फिर सु, ऊ की मात्रा बड़ी है, आंसू, आंसू बोलते हैं, आंसू, तो इस प्रकार से ये सही है और ये गलत है। कारण जान लिया कि ये खुद अपने आप में बहुवचन है, इसका बहुवचन रूप ही यह है, एक वचन इसका होता ही नहीं है। जैसे प्राण हुए, जैसे आंसू हुए, इस प्रकार के ये शब्द हैं। कुछ जो हो सका तो हम वचन जब पढ़ेंगे, हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, तीसरा वचन नहीं होता है, द्विवचन नहीं होता है, वो संस्कृत में होता है। हिंदी में केवल दो वचन, एक वचन, बहुवचन, और यहां आंसू बहुवचन के रूप में ही प्रयुक्त होता है, इतना आप समझ लें। गोवें और गोएं, गो
गो यानी गाय, और गोएं, अब देखिए ये तो अशुद्ध है, पढ़ने में ही आ रहा है गोएं, गो क्या GO हो गया क्या, गो नहीं। अब देखिए गोएं, गो तो गाय है, और इसका बहुवचन बनाते समय हम गो के साथ ए का प्रयोग करेंगे। ए का मतलब है उसके ऊपर चंद्र बिंदु आएगी, ये बहुवचन है, इसे भी अलग से आप याद रख लें, वो गलत है। दवाइयां, यहां भी चंद्र बिंदु है, और दवाइयां यहां भी चंद्र बिंदु है। अब देखिए ये तो गलत है और ये सही है। अब ये कोई तर्क नहीं है कि आप कहें कि मैंने तो सब जगह ये लिखा हुआ पाया है। और यकीन मानिए, आप जितनी भी ये दवाइयों की दुकान है, मेडिकल स्टोर है, और वहां लिखा हुआ पाएंगे आप इस प्रकार से दवाइयां। क्यों लिखते हैं वो? क्योंकि उनको पता है दवाई ऐसे लिखते हैं, लेकिन इसके आगे की कहानी नहीं पता कि बहुवचन बनाते समय एक की मात्रा छोटी हो जाएगी और अब हो जाएगी दवाइया। ये लीजिए, ये शुद्ध है, ये शुद्ध है। आप इतना समझ लें कि दवाइयां, ये तो मैंने पहले भी बता दिया, दोबारा से बता रहा हूं कि बहुवचन बना रहे हैं और अंतिम वर्ण अगर दीर्घ है तो वो छोटा हो रहा है, लघु हो रहा है। तो दवाइयां ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है। आप ये नहीं कहें कि पक्के रंग से लिखा था, पक्के पेंट से लिखा था, या फ्लेक्स पर लिखा था और हमने देखा है। नहीं, हो सकता है अखबार में भी कई बार गलत लिख जाता है, किताब में भी गलत लिख जाता है। हम उसकी बात भी नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ व्याकरण की बात कर रहे हैं और शुद्धता की बात करें, प्योर शुद्धता की बात करें, पूर्णतः शुद्धता की बात करें। दवाइयां ये शुद्ध होगा। आगामी, बोलने में बहुत बोलते हैं इसको, आगामी। आगामी परीक्षा कब है? आगामी क्या है? गलत, आगामी नहीं होता, आगामी होता है। आगामी, आगामी, आ उपसर्ग है इसमें, आगामी, और ई प्रत्यय लगा हुआ है, तो आगामी यही शुद्ध है, इसे अलग से याद रखें। अत्याधिक और अत्यधिक ये भी बहुत परेशान करता है। अत्याधिक लिखें या अत्यधिक लिखें, और हम कई बार याद भी कर लेते हैं इसको कि हाँ ये अत्यधिक होता है, लेकिन परीक्षा में फिर भूल गए तो तब आपको कारण पता होना चाहिए कि शुद्ध कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। और जब कारण पता हो ना, तब कंफ्यूजन नहीं होता है, तब द्वंद्व नहीं होता, दिमाग में ये नहीं चलता ये होगा ये होगा, एक बार इसको कर रहे हैं एक बार इसको मान रहे हैं, ऐसा नहीं। अत्यधिक, इसको इधर लिखते हैं, देखो अत्यधिक, और हमने कहा ये शुद्ध है अत्यधिक। क्यों है? क्योंकि अब ये देखो ना किन किन शब्दों से मिलकर बना है। अति धन अधिक, अति धन अधिक से मिलकर के बना है। अति और अधिक दो शब्दों से मिलकर के बना है, और यण संधि का ये नियम है क्या कि अंतिम वर्ण लघु वादा हो जाएगा और इसकी जगह तय की जगह ये हो जाएगा, ये हलंत। और ये हलंत इसलिए हट गया, आगे ए आ गया, और ए ही आया है, आ नहीं आया है। आ आता तो या हो जाता, क्या आया है? ए, और ए आने पर इस ये की हलंत को ही हटाता है। ये के जो हलंत थी ना, इसको हटा दिया और अब रह गया ये। बताओ आ की मात्रा कैसे आ सकती है? तभी आ सकती है ना जहां आ की मात्रा आगे होती, तो आगे तो अधिक है। अब आप कहेंगे क्या अधिक होता है? अधिक तो कोई शब्द ही नहीं है, शब्द तो हमारे पास क्या है? अधिक। दोबारा समझ लीजिए इसको अच्छी तरह से। हमारे पास शब्द है अति, और सबको पता है अति ऐसे लिखते हैं, और आपको यह भी पता है अधिक ऐसे लिखते हैं, अधिक, और इन्हीं से मिलकर बना है अत्यधिक। अत्यधिक ये संधि में हम और इसको देख लेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि इस प्रकार से ए, और अगर इसका तय का ये हो जाता है तो अत्य, और ये हलंत था लेकिन ए आ गया तो ये हलंत हट गया, अत्यधिक। ये लीजिए, आप इतना समझिए कि अगर यहां ए है तो ए की मात्रा लगेगी, क्योंकि होती ही नहीं है इसलिए हलंत हट गया और इसका स्वर लग गया, और आ होता तो यहां आ आता, इसलिए आ कभी नहीं आएगा, और ये शुद्ध है। ऐसे और भी शब्द आएंगे जो आपको बिल्कुल परेशान कर सकते हैं, लेकिन आप सोचें अत्यधिक का अर्थ ही होता है अति अधिक, यानी अधिक से भी ज्यादा, इसलिए कहते हैं अत्यधिक। और आपको यह पता है अधिक में ए ही आता है, तो यहां पर आ कैसे हो सकता है भाई? आ तो हो ही नहीं सकता। इसलिए ये थोड़ी सी याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई है,
हो सकता है आपके याद रह जाएं और कभी गलत नहीं करें। अत्यधिक ये सही है, वो गलत है, नीचे दब रहा है। अनुग्रहित और अनुग्रहित, बिल्कुल ये तो गलत है और ये सही है। इसको देखो दोबारा से लिखता हूं, ये सही है और ये गलत है। नीचे कट रहा है इसलिए दोबारा से इधर लिख देता हूं। अनुग्रहित ये शुद्ध है। अशुद्ध तो अनेक प्रकार से हो सकता है, उसकी चर्चा छोड़ दीजिए आप। शुद्धता की पहचान कीजिए कैसे। अब क्या होता है कि ये गलत इसलिए होता है कि हम अनुग्रह कैसे लिखते हैं, तो देखो अनुग्रह कैसे लिखते हैं, अनुग्रह ऐसे लिखते हैं और ये भी शुद्ध है और ये भी शुद्ध है। और हम ये कह रहे हैं कि इत प्रत्यय लगाएंगे, इसके क्या लगाएंगे, इत, यही तो लगा है। अनुग्रह के इत, ई बड़ा और इत प्रत्यय लगा है। अब ये बनेगा तो ये बनेगा तो ई की मात्रा तो लगेगी ही लगेगी, जैसे इसके ई की लग जाएगी और तय आ जाएगा तो अनुग्रहित। आप सोचते हैं कि और कोई विकार उत्पन्न नहीं होंगे, होंगे। रे जो है, पदेन रे जो है वो री में बदल जाता है। ये जो रे है ये री में बदलेगा, री में बदल जाएगा। ये बहुत से लोगों को पता नहीं होता, इसलिए आप इसको सही कर देते हैं। परीक्षा में लिखा हुआ जाता है अनुग्रहित, ऐसे भी आ जाता है तो आप सोचते हैं तो सही हो गया, इत प्रत्यय लग गया इसमें। अरे इत तो लग गया, लेकिन इस इत से विकार उत्पन्न हो रहा है। ये रे जो है वो री में बदलेगा, ये री में बदलेगा और री में बदलेगा तो रे का री बन जाएगा, इसलिए ये गृत। इसको पढ़ेंगे क्या, अनुग्रहित, अनुग्रहित। इसलिए अगर अनुग्रह कहें तो अनुग्रह तो ऐसे ही आएगा, लेकिन अनुग्रहित कहें तो आप इसको बस इतना याद रखें, रे का री हो जाता है और इत की इत प्रत्यय लग जाता है, ई की मात्रा और तय। इसलिए अनुग्रहित ये शुद्ध है। सबसे ज्यादा अगर परीक्षा में पूछा गया ना तो यही शब्द है, और सबसे ज्यादा अगर विद्यार्थियों ने गलत किया ना तो भी यही है। इसलिए आप कभी इसकी पुनरावृत्ति नहीं करें, इसको गलत नहीं करें। ये ज्यादातर बहुवचन से संबंधित थे और कुछ वैसे बने हुए हैं। कोशिश तो थी कि पहले बहुवचन वाले फिर लिंग वाले ऐसे बताएं, लेकिन फिर उनमें दो दो चार चार कुछ में ज्यादा हो रहे हैं, इसलिए मैं एक साथ ही इनको मिला करके ला रहा हूं। आप कोशिश रहेगी कि हर प्रकार की अशुद्धि आ जाएं और आप हर प्रकार की शुद्धि को जान लें। आगे देखिए, ये लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है, एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। और ये यकीन मानिए कि कहीं ना कहीं परीक्षाओं में आपके या तो आए होंगे या आपने परीक्षाओं की शुरुआत अब की है, तो आगे देखना इनका कितना वास्ता आपसे पड़ने वाला है। अभिषेक और अभिषेक, ये लीजिए, ये गलत है। इधर वाले अशुद्ध हैं, सारे अशुद्ध हैं ये इधर वाले, और ये शुद्ध हैं। अभिषेक ऐसे आएगा। ये क्यों मानते हैं, कई बार हम अधिक कर जाते हैं, क्योंकि इसका देखो विच्छेद देखो, अभी धन शेख, संधि विच्छेद तो ऐसे होता है इसका, लेकिन दोनों को मिलाने के बाद विकार यहां पर इस सय में भी पड़ता है और फिर क्या बन जाता है, अभिषेक, अभिषेक, और ये शुद्ध है। तो इस प्रकार से ये अशुद्ध है, क्योंकि यहां कोई संधि की बात नहीं आ रही है, शब्द की पूछी गई है, शब्द शुद्ध और अशुद्ध। तो इस प्रकार से अभिषेक ये शुद्ध है। आगे देखिए, स्नान खूब बोलते हैं बहुत से लोग, अपनी स्थानीय भाषा का जो पुट होता है उसके कारण भी अशुद्ध बोलते हैं। स्थानीय भाषा का पुट सभी में होता है, मुझ में भी है, आप में भी है, सभी में होता है, लेकिन वो अलग चीज है कि हम उच्चारण क्या बोल रहे हैं। लेकिन जहां शब्दों को शुद्ध पहचानने की बात आ रही है, वहां उसके लिए कोई स्थान रिक्त नहीं है, उसके लिए कोई ऐसा नहीं है। आपको बस शुद्ध तो शुद्ध ही मानना है, ये गलत है। स्नान चाहे बोलो कुछ भी आप, स्नान ये होगा, आधा स आएगा और फिर ना और न, स्नान। अब इसको उच्चारण अलग अलग जगह होता है, कुछ जगह स्नान भी होता है, स्नान बोलते हैं, वो बोलो कुछ भी बोलो, लेकिन लिखने में इस प्रकार से ही आएगा, आधा स और ना न। हालांकि सरल है, लेकिन आप इसी प्रकार से माने। अब आगे देखिए, यहां ये आएगा आंख, ये तो गलत है, और आंख ये सही है, आंख और ये आंख, क्योंकि आंख में चंद्र बिंदु आएगी, अनुस्वार नहीं, अनुनासिक। इस प्रकार से चंद्र बिंदु आंख, एक बार देखा याद हो गया आपकी आंख को।
अब दूसरा देखिए, बहुत बार और हमेशा सभी, आप भी किसी से कहेंगे तो ये कहेंगे, क्या कहते हैं इसको, बारात। शादी के कार्ड में देखोगे तो भी बारात छपा है, बोलना देखोगे तो भी बारात छपा है। हो सकता है हम बोलने में बोलते हो, वो अलग बात है, बोलो, लेकिन जहां शुद्धता की बात हो रही है वहां बारात होता है। क्या होता है? बारात। बारात कोई शब्द नहीं है, बारात, जिसको वर यात्रा भी बोलते हैं, वर यात्रा, दूल्हे की यात्रा, वर यात्रा, वो अलग आती है, एक अलग यात्रा, वर यात्रा, और इसको बोलते हैं बारात। शायद आश्चर्य के साथ देख लो इसे और बस याद हो गया। आप एक आश्चर्य के साथ देखोगे, अच्छा बारात शुद्ध होता है, तो हमेशा याद, आप कभी नहीं करेंगे। जब भी ये शब्द आपके सामने आएगा आपको स्मरण हो आएगा, याद आएगा कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ पेच है, और वो पेच ये है कि बारात शुद्ध होता है, बस यही पहचान है। उपलक्ष्य, ये भी बहुत जगह ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये गलत है। उपलक्ष्य नहीं होता है, उपलक्ष्य होता है। इसमें यह प्रत्यय लगा हुआ है, यह उपलक्ष्य में यह प्रत्यय है, इसलिए इसको बोलते क्या है? उपलक्ष्य, जबकि ये अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? उपलक्ष्य। अब देखिए, एक तो होता है हमारा लक्ष्य और एक होता है उपलक्ष्य। लक्ष्य के अनुसार और कोई लक्ष्य निर्धारण करना या योजना या कार्य करना, उपलक्ष्य। तो इस प्रकार से उपलक्ष्य होता है, न कि उपलक्ष्य। हमेशा याद रखना, उपलक्ष्य। उपलक्ष्य कोई शब्द होता ही नहीं है, इसलिए इसको हटा दें। आगे देखिए, ऊषा, बोलने में हम बहुत बार बोलते हैं, जोर देकर बोलते हैं ऊषा, गलत, ऊषा होता है, ऊषा। ऊषा प्रातः को कहते हैं ऊषा, बस छोटा ऊ ही आएगा, ऊषा, ऊषा। और आगे देखिए, दृश्यता, खूब जगह लिखा है, गलत है। दृश्य ही होता है, दृश्यता नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखिए, दृश्य, इसमें पहले से ही ये लगा हुआ है प्रत्यय, ये प्रत्यय है, प्रत्यय। ये हम प्रत्यय पढ़ेंगे तो और इसको विस्तार से जानेंगे। ये लगा हुआ है, और एक आप क्या कर रहे हो? ता प्रत्यय वो लगा रहे हो। अब कितने हो गए? यह प्रत्यय, धन, ता प्रत्यय। क्या जरूरत है भाई? दो दो प्रत्यय एक साथ लगा दिया आपने। दो प्रत्यय नहीं लगेंगे, इसी कारण से इसको अशुद्ध मानते हैं, और शुद्ध एक ही है। या तो कहें आप दृष्टा, या कहें दृश्यता। ये दृश्य करके इसको दृश्य यह प्रत्यय लगा दिया, और ता प्रत्यय और जोड़ करके दो प्रत्ययों का बोझ डाल रहे हो, इसलिए यह अशुद्ध होता है। इसलिए आप याद रखें, जैसे सौंदर्यता एक शब्द होता है, सौंदर्यता। देखिए, बहुत से लोग बोलते हैं, लिखते भी हैं सौंदर्यता, गलत, बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए, सौंदर्य ये तो शुद्ध है, बिल्कुल शुद्ध है। क्यों है? क्योंकि सुंदर से बना है, सुंदर के ये प्रत्यय लगा है, तब बन गया क्या? सौंदर्य। अब आप क्या कर रहे थे इसमें, कि इसमें यह प्रत्यय भी लगा रहे थे और ता प्रत्यय भी लगा रहे थे, वही पहली वाली बात आ गई ना दोबारा से। इसलिए इसको सौंदर्यता कभी नहीं कहते, वो दृश्यता नहीं कहते, वो कहते हैं इस प्रकार से। सौंदर्यता कोई शब्द नहीं है, या तो कहो सौंदर्य या कहो सुंदरता, तो भी ठीक है, एक ही प्रत्यय का प्रयोग हुआ। सुंदरता ये भी सही है, सौंदर्य भी सही है, लेकिन सौंदर्यता गलत है। ये इसी के संदर्भ में, ऐसे और भी शब्द हो सकते हैं, लेकिन एक शब्द से आप इस प्रकार से पहचान जान सकते हैं, नियम जान सकते हैं। सभी शब्द तो बताना संभव नहीं है, लेकिन शब्दों के द्वारा इस नियम को, इस प्रकार को, प्रकृति को आप जान सकते हैं। और देखिए, कर्तव्य, हम तय को दो बार बोलते हैं, आधा तय और पूरा तय, नहीं, गलत। कर्तव्य, कर्तव्य होता है, कर्तव्य, इसमें आधा तय नहीं आता है। और किस प्रकार से होता है? कर्तव्य, बस सीधा सा ही लिखना है। यह भी बहुत बार पूछा गया है, कर्तव्य, इसमें भी यह प्रत्यय लगा हुआ है और आधा तय नहीं आता है। क्री, क्री धातु है इसमें, इस प्रकार से क्री और ता, तो इस प्रकार से इसमें ये आधा तय नहीं आएगा। ता जुड़ता है ना, तो ता में इस प्रकार का तो कोई है ही नहीं, ता ऐसे ही होता है। इसलिए कर्तव्य केवल ऐसे ही लिखेंगे, और ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है,
इसे भी एक बार समझ लें और लिख लें, बस फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। और ये लीजिए कवयित्री जो पहले बताया था, गलत। कवयित्री होता है, कवयित्री। और होता है इसीलिए पूछा जाता है कि हम क्या करते हैं, कवि तो ऐसे लिखते हैं, कवि बिल्कुल सही लिखते हैं, और फिर सोचते हैं यत्री लगा दें इसके, ऐसे सोचते हैं यत्री लगा दें, गलत। क्योंकि शुद्ध क्या होगा, कवयित्री, कवयित्री, ये शुद्ध है, ये गलत है। कवयित्री बहुत बार और सर्वाधिक बार पूछा जाता है ये, इसलिए इसे भी गलत नहीं करें। एक बार देख लें, समझ लें, फिर याद रह जाएगा। और अंत में देखिए वही कैलाश, ये गलत और ये कैलाश सही। आपको व्याकरण की जब बात आ जाए तब कैलाश ऐसे लिखना है, कैलाश, बस इतना याद रखना। भले ही किसी का नाम लिख रहा हो और लिखना हो तब आप चाहे ये लिख दें, लेकिन यहां तो व्याकरण की परीक्षा हो रही है और व्याकरण की परीक्षा में भी शुद्ध और अशुद्ध पूछा जा रहा है, तो आप इसको कभी नहीं लिखेंगे, आप तो यही बताएंगे कैलाश, भगवान शिव का पर्यायवाची। तो कैलाश इस प्रकार से ये शुद्ध है। एक बार देखा, छप गया, याद हो गया, और ऐसा ही आपको करना है। देख लीजिए एक बार, इधर वाले सारे गलत हैं और इधर वाले सारे शुद्ध हैं, ठीक। आगे देखिए, ये लीजिए उपरोक्त बहुत जगह लिखा हुआ मिलेगा, गलत। प्रचलन ही चल गया एक, उपरोक्त 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 विषय अंतर्गत निवेदन है, गलत। यहां शुद्धता की बात चल रही है, उपयुक्त। और क्यों, क्योंकि ऊपरी धन उक्त संधि के नियम में नहीं बैठेगा ना, फिर ऊपरी धन उक्त, और इस प्रकार से बना है यण संधि कि रे फिर आधा हो जाएगा, और रे की जगह, इसकी जगह, रे की जगह आगम किसका हो जाएगा, ये का, और यह हलन था, इसलिए ऊ की मात्रा लगेगी, आगे ऊ है तो यू। ये लीजिए उपर्यु और रे, उपयुक्त। ये संधि में और इसको विस्तार से देखेंगे, आप कभी गलत नहीं करेंगे। आप फिलहाल इतना याद रखें, उपरोक्त नहीं होता है, उपयुक्त होता है, उपयुक्त शुद्ध शब्द यह है। आगे देखिए, दुरावस्था और एक है दुरावस्था। देखने में तो ऐसा लग रहा है कि वही सही है और ये गलत है, लेकिन ये सही है। दुरावस्था होता है, कारण क्या है, ये लीजिए, दुर और अवस्था। अवस्था ही होता है ना, अवस्था तो नहीं होती ना, आ तो नहीं होती ना, अवस्था। कितनी अवस्था है, इतनी अवस्था का है, अवस्था होती है, अवस्था। ये लीजिए अवस्था। अब अवस्था होती है दुर, दुर उसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और दुर लगा हुआ तो रे के हलंत है, रे का हलंत, इसका मतलब ए की ध्वनि उठाई गई है, स्वर उठाया गया है। अब इनको जोड़ेंगे, पास पास आएंगे तो क्या करेंगे, ये इस रे को पूरा कर देगा, ये ए पूरा ही करेगा, आ की मात्रा नहीं लगाएगा। आ की मात्रा यहां होती तो आ आता, अब इसको पूरा ही कर रहा है दुर, और फिर आगे का तो वही रहेगा ना, वह आधा से और था, दुरावस्था। ये लीजिए, इसलिए ये शुद्ध है। कुछ लोग विश्वास नहीं करते हैं, क्यों शुद्ध है, नहीं ये नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है, मैंने तो ये देखा है, मैंने ये पढ़ा है, जिद भी करने लग जाते हैं। कारण ये है, दुर रे हलंत है, दुर इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, और दुर उपसर्ग के बाद में अवस्था दो से मिलकर के बन गया है, ये मान लीजिए। तो इस रे को ए पूरा कर रहा है, इस स्वर की ध्वनि को वो स्वर की ध्वनि मिला रही है। क्या ए आ की मात्रा होती है क्या, ए की तो कोई मात्रा ही नहीं होती है, तो इसलिए आ की मात्रा क्यों आएगी यहां पर, इसलिए हम इसको गलत करेंगे, हम तो इसी को करेंगे, दुरावस्था होती है। ये अगर इतना जान लिया तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। और आगे देखिए, प्रज्वलित गलत और प्रज्वलित। क्यों, क्योंकि हम उज्जवल याद आ जाता है इसको देखते ही, और कईयों को याद भी रहता है कि उज्जवल ऐसे लिखते हैं, और उसी से जोड़ करके हम सोचते हैं कि प्रज्वलित उसी से तो बना है, इत प्रत्यय लग गया होगा शायद, और उसी से बन गया, इसलिए इसमें तो इस प्रकार का आना चाहिए। नहीं भाई, वो चीज अलग है, उज्जवल वाला अलग है। ये देखो किससे मिलकर बना है, वो अलग चीज है। प्रज्वलित, प्र ये उपसर्ग हो गया, और जवल ये मूल शब्द है, और इत प्रत्यय लगा हुआ है इसमें। ये लीजिए, तीन से मिलकर के बन गया ये।
प्र, ज्वल और इत। आपसे पूछें कि इसमें उपसर्ग कौन सा है तो आप कहेंगे प्र। आपसे पूछें प्रत्यय कौन सा है तो इत, ई छोटा ही आएगा क्योंकि छोटे ई की मात्रा लगी है, इत। और मूल शब्द क्या है? ज्वल। अब बताइए इसमें कहां पर इस प्रकार से दो बार जा सकता है? नहीं आ सकता, इसलिए शुद्ध तो यही होगा, यही बन रहा है हमारा प्रज्वलित। तो इस प्रकार से ये शुद्ध है। और ये देखिए, बस इसी की कमी थी, ये तो जानना बहुत जरूरी है। मिष्ठान भंडार की दुकानें तो गली गली में है, और चाहे बालाजी दूध मिष्ठान भंडार हो, चाहे गणेश दूध भंडार हो, चाहे से वीर हनुमान जी दूध भंडार हो, कृष्णा दूध भंडार हो, कुछ भी हो, मिष्ठान भंडार हो, कुछ भी, तो मिष्ठान यही लिखा हुआ मिलता है। और हम सोचते हैं इन्होंने लिखा है तो यही शुद्ध होगा। नहीं, व्याकरण क्या कहती है? अशुद्ध है। शुद्ध क्या है? यह है मिष्ठान। क्यों है थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं। कैसे माने कि यह शुद्ध है, और कैसे याद रखें कि यही शुद्ध होगा, और क्या करें कि आगे हमारा गलत नहीं हो। ये 3-4 सवालों के जवाब एक साथ देखिए। किससे मिलकर बना है ये पता होना चाहिए। मिष्ट, मिष्ट और अन्न। अब आप बताइए, अन्न तो ऐसे लिखते हैं ना, अनाज को अन्न कहते हैं। अन्न ऐसे लिखते हैं? बिल्कुल लिखते हैं। मिष्ट ऐसे लिखते हैं, मीठा, यानी मीठा अनाज, उसको कहते हैं मिष्टान। और मिष्ट ऐसा होता है शुद्ध, ठ नहीं आता है, टई आता है, मिष्ट। बोलते हैं मिष्ठान, नहीं मिष्टान। और मिष्ट धन अन्न मिलकर क्या बनेंगे? अब देखिए, मी तो ऐसे ही रहेगा, आधा स भी ऐसे रहेगा, ट भी ऐसे रहेगा। अब ट में ए तो ऑलरेडी खुद पहले से ही मिला हुआ है, और फिर ए और आ गया इसमें, ले लो ए और न। अब हमारी दीर्घ संधि ये कहती है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आपस में संयोग करके संधि का निर्माण करते हैं। और देखिए क्या इसके अंतिम क्या है? आपको लग रहा है ट है, लेकिन मैंने बताया था ना कि ट में प्रत्येक व्यंजन में भी स्वर होता है, और अंत में तो फिर स्वर ही हो गया ना, ए। यहां ए है और आगे भी ए है। और दीर्घ संधि कहती है कि समान जब स्वर आएंगे, चाहे वो ए हो, चाहे ए हो, चाहे आ हो, हमेशा दीर्घ का ही निर्माण करेंगे, इसलिए बन गया आ। अब क्या बन जाएगा? मिष्टन नहीं बनेगा, मिष्टान बनेगा। 2-3 बातें याद रखो। एक तो ट आएगा, ठ नहीं आएगा, और अंत में एक अन्न है, अन्न होता है, इससे अन्न से मिलकर बना है। और अन्न लिखते हैं हम, शुद्ध लिखते हैं, अन्न में आधा न भी आएगा और पूरा न भी आएगा, इसलिए मिष्टान इस प्रकार से ये शुद्ध है। थोड़ा सा और गौर करने की आवश्यकता है। जहां गौर कर लिया ना आपने थोड़ा सा भी, बस स्थायी याद हो गया, फिर कभी गलत नहीं करेंगे। और जब ये जान लिया कि इस प्रकार 2 शब्दों से मिलकर बना है और कौन कौन से शब्द हैं, यही तो मैंने कहा था कि अशुद्धियां किस प्रकार से होती है। संधि भी था ना, उसमें संधि भी लिखा था, वो इसीलिए लिखा था। अगर आप इसको ठ मान लेते, वो मानते, अब देखो इसकी संधि करो तो मिष्ट और फिर अन्न, तब मिष्टान तो हो रहा है, वो सब तो बन रहा है। लेकिन पहली बात तो ये शब्द नहीं है, गलत। दूसरी बात, ये भी शब्द नहीं है अन्न, तो फिर संधि कैसे करेंगे? संधि क्या कहती है? सार्थक शब्दों का मेल होना चाहिए, असार्थक नहीं, सार्थक। इसलिए ये होगा मिष्ट धन अन्न, और ए मिलकर आ का निर्माण करेंगे, और इस प्रकार से ही लिखेंगे मिष्टान। क्लियर? आगे देखिए, मध्याह्न बहुत बार बोलने में, देखो उच्चारण ध्यान से करें ना, अपन क्या बोलते हैं तो यही बोलते हैं हम, जो गलत बोलते हैं। मध्याह्न बोलने में यही बोलते हैं, लेकिन यहां व्याकरण की बात चल रही है ना, इसलिए ये आएगा मध्याह्न। मध्य धन अहन। अब आपको इतना तो पता होगा ही, अहन यानी दिन होता है, अहन, और अहन ऐसे लिखते हैं। कई बार अहन को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, वो एक ही बात है के नीचे ही न लगा देते हैं, तो इसका मतलब भी यह है, इसके लगा है ना वो तो आधा है, और जो आधा दिख रहा है वो पूरा होता है, और उसके बाद आता है फिर पूरा, तो इस प्रकार से दोनों एक ही बात है। तो मध्य धन अहन से बना है मध्याह्न, क्योंकि ये देखिए ए और ए मिलकर आ बनेंगे, वही दीर्घ संधि का निर्माण करेंगे, मध्याह्न, और है के हलंत लगाकर मध्याह्न, यानी दिन का मध्य का भाग,
मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर दोपहर, तो मध्याह्न इस प्रकार से। अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये परीक्षा में एक से दिखेंगे, चारों विकल्प एक से ही दिखेंगे। जल्दबाजी में तो लगेगा ही नहीं कि एक ही सही है, आपको लगेगा कम से कम दो तो सही है, इसमें दो विकल्प सही है, लेकिन फिर आपको उसकी कसौटी पर जाना है। संधि के नियम में आपको पूरा नजर फैलानी है कि संधि का नियम हो रहा है, बहुवचन का हो रहा है, लिंग का हो रहा है, वचन का हो रहा है, प्रत्यय का हो रहा है, उपसर्ग का हो रहा है, और उस नियम में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा, तब आप सही मानेंगे। आपको ये तो पता होना चाहिए ना, अहन यानी दिन होता है, और अहन ऐसे लिखते हैं, है हलंत है, और इस प्रकार से। कई जगह मैंने कहा ना, ऐसे भी लिख सकते हो, एक ही बात है के नीचे न लगा दिया, इसका मतलब है आधा है और न पूरा है, वो एक ही बात है दोनों, इस प्रकार से। तो मध्याह्न ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है। अब देखिए आगे, हिरण खूब बोलते हैं, आजकल तो अखबार वाले भी हिरण ही लिखते हैं, गलत है। व्याकरण के अनुसार हिरण नहीं होता, हरिण होता है, हरिण हरिण। बस एक बार याद रख लो, हरिण हरिण ये शुद्ध है, दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके लिए तो कोई नियम भी नहीं है, आप तो इतना याद रखें, हरिण होता है, रूढ़ बना लिया इसको और दिमाग में छाप लीजिए इसको, हरिण ये शुद्ध होता है। फिर आपको जब भी आएगा ना शब्द, आपको याद आएगा इसमें कुछ ना कुछ पेच है, तो आप यही करेंगे। हनुमान बोलने में हमेशा ये बोलते हैं, हनुमान जोर देकर बोलते हैं, ऊ की मात्रा को दीर्घ मान करके, हनुमान नहीं, हनुमान होता है, हनुमान छोटी मात्रा आएगी। श्राप खूब बार बोलते हैं, श्राप, श्राप नहीं होता, साप ही होता है, शाप, ये लीजिए शाप, बद्दुआ आदि देना, साप, केवल साप, बस श्राप नहीं, साप। पूज्यनीय ये लीजिए, बहुत बार हम ये अशुद्धि भी करते हैं, लेकिन अब नहीं करनी है, अब नहीं करनी है। अब परीक्षा में जाने से पहले पूरी तरह तैयार होकर जाना है, और हो सकता है इनमें से दो चार उदाहरण, एक दो उदाहरण आ भी जाएं तो आपका भाग्य, और यदि ये उदाहरण नहीं भी आए तो आएंगे तो इसी नियम के तहत, तो आप उसी नियम में उसी उदाहरण को स्थापित करके ये जानने का प्रयास करें, उसकी शल्य चिकित्सा करें, शब्द की क्या कहता है शब्द, क्या दो शब्द मिले हुए हैं तो कौन कौन से मिले हुए हैं, दोनों पृथक करो, दोनों सार्थक हैं या नहीं है, कौन सा नियम काम कर रहा है, ये आपको जानना है थोड़ा सा। पूज्यनीय ये लीजिए, पूज्यनीय, क्या ये सही है? बिल्कुल गलत। क्यों? क्योंकि देखिए पूज्य, पूज्य में पहले से ही यह प्रत्यय है, और फिर नीय और है, इसका मतलब इस दोनों में दो प्रत्यय लग गए हैं। इसमें देखिए आप क्या कर रहे थे, नीय दो प्रत्यय लग गए, यानी ईए मान लीजिए, ईए ईए, ये लो दो प्रत्यय हो गए, इसलिए या तो होता है पूजनीय या होता है पूज्य, पूज्य, ये दोनों ही सही शब्द शुद्ध है। या तो कहिए पूजनीय, जय पूरा लिखिए, यहां पर ही प्रत्यय मत लगा दीजिए, क्योंकि यहां प्रत्यय लगा देंगे तो फिर आगे भी प्रत्यय लगा रहे हैं, दो प्रत्यय एक साथ नहीं लगा सकते आप, इसलिए यहां ये पूज्यनीय गलत हो जाएगा और आप कहेंगे पूजनीय, और यकीन मानिए ये नहीं हो और फिर पूज्य हो तो ये सही है, पूज्य। वही बात आ गई जो पहले भी आई थी सौंदर्यता में, हमने देखा था ये प्रत्यय भी है और ता प्रत्यय भी है, ऐसा ही यहां पर है, दो प्रत्यय एक साथ आने से अशुद्ध हो जाता है, दो प्रत्यय नहीं आएंगे, दो की आवश्यकता ही नहीं है, एक ही प्रत्यय की आवश्यकता है। और अंत में शब्द है ब्रज, ब्रिज लिखा है, ब्रिज गलत है, ब्रज ही होता है, ब्रज, ब्रज भाषा हो, ब्रज क्षेत्र हो, ब्रज, ब्रिज नहीं होता है, ब्रिज, ब्रज होता है। र आएगा, री नहीं आएगा, कई बार हम क्या करते हैं ऐसे लिखते हैं ब्रिज, गलत है, ये सही है ब्रज। ब्रज भाषा का नाम हो या क्षेत्र का नाम हो, ब्रज ही आएगा, ब्रजवासी वगैरह, तो ब्रज आएगा, ब्रिज नहीं आएगा। और ये भी पूरे हो गए हैं। और आगे देखिए
बहुत सारे उदाहरण आपके लिए हम लाए हैं। और आगे देखिए, ये लीजिए श्रृंगार, बिल्कुल गलत है। अब ये सब तो मुझे भी नहीं मिला, जब टाइप कर रहे थे तो टाइप के फोंड में भी दिक्कत आ रही थी, इसलिए जोड़ तोड़ करके आपको बताने के लिए लिखा है। और मैं इधर वो लिख देता हूं, श्रृंगार, शुद्ध है। पूरा श्रय नहीं आएगा, क्योंकि पूरा श्रय आकर के र भी आ रहा है और फिर री भी आ रहा है, ये दोनों साथ नहीं आएंगे। देखो कैसे, आपको ये तो पता है कि श्रय एक संयुक्ताक्षर है और वो किस किस से मिलकर बनता है, स हलंत और र पूरा, यही बताया था ना। अब क्या कर रहे थे हम आगे कि ये लगा करके इसके बाद में हम री लगा रहे थे, री तो र और री दोनों साथ नहीं आएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, शुद्ध किसको मान रहे हैं, स, ये हलंत है और फिर री। अब र को हटा दिया हमने और री लिख दिया, और फिर आपका वही आ जाएगा, अनुस्वार आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अनुस्वार है और फिर गार, गा और र, ये लीजिए। तो इसका मतलब है हमने ऐसे ही लिखा है, तो इसका मतलब है स हलंत वाला है, इसके आगे र नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, बस इतना ही है, इतना ही है। और उसके बाद आ रहा है तो री, ये री की और मात्रा लगती है, इसलिए ये लो श्रृंगार, इसलिए ये शुद्ध है। श्रृंग है, श्रृंख है, कई शब्द आते हैं जहां री का प्रयोग हो गया ना, वहां आपको ध्यान रखना है र नहीं आएगा। और क्यों, कौन सा र नहीं आएगा, ये वाला र नहीं आएगा। आप याद रखो, ये वो संयुक्ताक्षर है और संयुक्ताक्षर में र और री दोनों साथ कैसे आएंगे, दोनों का प्रयोग आप एक साथ कर रहे हो, इसलिए करते ही अशुद्ध हो जाएगा। बात समझ में आई आपकी? और देख लो थोड़ा सा, मुझे लगता है कि आप थोड़ा कम समझ पाए हैं। श्रय, और ये एक संयुक्ताक्षर है जो किस किस से मिलकर बनता है, स हलंत और र पूरा। और अगर हमें इसके री लगाना है और इसको श्रृंगार बनाना है, तो री लगाएंगे तो र तो रहेगा ही रहेगा, और फिर री और आ जाएगा और वह अशुद्ध हो जाएगा। हम क्या करेंगे कि इस री को लगाते समय र को ही री करेंगे, हम इस र को ही क्या करेंगे, री। तो हम क्या करेंगे, ये लीजिए स और र की जगह कर दी हमने री, वही मात्रा है री की, इसलिए ये शुद्ध हो जाएगा। फिर या तो ये करो या ये करो, और ये कर रहे थे तो री नहीं आएगा फिर अलग से, इसलिए हमने क्या किया, इसी के री लगा दिया, इसलिए क्या बन गया, श्रय। और री है तो ऐसे बन गया, और वो आगे वैसा ही श्रृंगार। बहुत जगह देखना गलत लिखा हुआ मिलेगा, शुद्ध यह है, कारण सहित मैंने आपको बताया। आशा करता हूं आप याद रखेंगे। इसलिए यह श्रृंगार शुद्ध है। और आगे देखिए, ब्राह्मण, हम बोलते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण, ब्राह्मण नहीं होता, ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण। और ये लीजिए, ये शुद्ध है। दोबारा देख लीजिए, ब्रा है, हलंत है और मण। ऐसा प्रचलन आजकल कम है, क्योंकि है के अंदर ही मैं लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, ब्रा और है में ही क्या करेंगे, मैं, ये लीजिए ब्राह्मण, ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब भी यही है कि है हलंत था, आधा था, और उसमें मैं पूरा है, मैं पूरा लगा करके अण लगाया है, एक ही बात है दोनों। तो आप इसको नहीं समझ पा रहे तो इसको समझ पा रहे हो ना। अब इसका उच्चारण गलत नहीं करोगे, है जल्दी से बोलना है, स्वर रहित है, तो आप कहेंगे ब्राह्मण, जोर मैं पर लगाना है, ब्राह्मण, तो ब्राह्मण हो जाएगा। ये शुद्ध है, वो अशुद्ध है। ऐसे बहुत होते हैं संयुक्ताक्षर। हम बोलते हैं बुधवार, आज बुधवार है, बुधवार नहीं होता है, बुधवार होता है। ये लीजिए, बस ज्यादा पेच में नहीं जाना, आधा देर दे धनुष पूरा ऐसे नहीं करना है, बुधवार बस, ये शुद्ध है। द्वारिका गलत, द्वारका होता है, बस रट लो एक बार, द्वारका द्वारका द्वारका, 3 बार बोल लो, याद हो गया। द्वारका होता है, द्वारका। अब इसका भी मतलब समझ रहे हो ना आप,
द तो आधा है और वह पूरा है, इसको इस प्रकार से लिखेंगे द वा र का। अब इसका उच्चारण आप सही करोगे, द्वारका ऐसा ही तो लिखा है, द हलन था और उसके वह लगा दिया तो वह तो पूरा आएगा ना, दही आधा रहेगा, द्वारका ये शुद्ध है। ऐसे लिख दो या फिर ऐसे लिख दो, द के ही हमने वा लगा दिया, ये लीजिए द्वारका। दोनों एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते हो, दोनों एक ही बात है, केवल रचना लिखने का ही फर्क है सिर्फ। निरोग गलत, निरोग ये शुद्ध है, निरोग। हालांकि संधि में देखेंगे, संधि करेंगे तो नी आता है, क्योंकि बड़े नी का कोई अर्थ नहीं निकलता, इसलिए छोटा। लेकिन जब संयुक्त शब्द है, एक ही शब्द है निरोग, तब इस प्रकार से नी बड़ा ही आएगा, निरोग। ये बनता है बड़ा, हम पढ़ेंगे इसको, निरोग। एक्यता, वही बात आ गई, ये भी प्रत्यय है और ता भी प्रत्यय है। अब आप तुरंत पहचान गए हो इसको, ये गलत है और एकता ही आएगा, या तो ता लगाओ या एक्य लगाओ, तो एक्यता नहीं होता, एकता होता है। ये प्रत्यय आ गया ना, और फिर ता प्रत्यय भी आ गया, इसलिए ये अशुद्ध है। ये देखिए, ये गलत है। दृष्टा, री है ना, तो इसको पढ़ने में हम री पढ़ेंगे, दृष्टा। दृष्टा, दृष्टा नहीं होता, दृष्टा होता है, दृष्टा, दृष्ट से दृष्टा, तो दृष्टा इस प्रकार से, दृष्टा, दृष्टा, दृष्टा भी नहीं, दृष्टा, दृष्टा। तो इस प्रकार से ये री नहीं आएगा, र आएगा, इसलिए दृष्टा हो गया। अगर हम इसको ऐसे कर देंगे तो री हो गया, और अब पढ़ेंगे दृष्टा, नहीं दृष्टा, देखने वाला, ये शुद्ध है। चिन्ह हम यही प्रयोग में लेते हैं और लिखते हैं, बहुत जगह लिखा हुआ है, गलत है, अशुद्ध है। चिन्ह होता है, चिन्ह है हलंत है आधा है और न पूरा है, चिन्ह। या फिर इसको इस प्रकार से भी लिखा हुआ आप देख सकते हैं, है के ही न लगा दो ना, ये लो चिन्ह, दोनों शुद्ध है। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे भी लिख सकता है, दोनों ही क्या है, शुद्ध है, लेकिन वो अशुद्ध है। न आधा कर दिया और है पूरा कर दिया तो उल्टा हो गया, ये गलत हो गया, ये सही है। आधीन और अधीन, आधीन नहीं होता है, अधीन ही होता है। अधीन क्यों होता है ये भी जान लीजिए, दो शब्द से मिलकर बनाया ना, ए और धीन, ये लीजिए। अब क्या बनेगा, अधीन। आ कहां से आ गया, अधीन तो होता ही नहीं है, अधीन। तो इस प्रकार से ऐ ही है, इसमें आद नहीं है, इसलिए आधीन नहीं करें, अधीन ही करें, अधीन। और अंत में है, दिख नहीं रहा होगा आपको, आशीर्वाद। आशीर्वाद लिखा है, अनेक प्रकार से लिख देगा और फिर आपसे पूछेगा शुद्ध कौन सा है, देखिए कैसे, तब आपको लगेगा कि मैं कौन से का चयन करूं। तीसरा, और ये चौथा देखिए, परीक्षा में 1 2 3 नंबर दे दिया और आपसे कहेंगे शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, कीजिए, देखें। और भ्रमित हो गए, जब 1 से 4 देख लिए तो भ्रमित से हो गए, बिल्कुल नहीं होना है। क्यों, क्योंकि शुद्ध तो इनमें एक है, अशुद्ध तो कई प्रकार से हो सकता है। और शुद्ध कौन से नंबर का है, नंबर 4, बिल्कुल सही उत्तर है, 4 नंबर। आशीर्वाद, क्योंकि विसर्ग संधि है, आशी धन्यवाद, रे ना विसर्ग रे में बदल जाती है, आशी और धनवाद, तो ये वाला शुद्ध है। पढ़ के देख लीजिए, आशीर रे यहां बोल रहे हैं, वाद, आशीर्वाद। इसको पढ़ेंगे तो आशीर्वाद, इसको पढ़ेंगे तो आशीर्वाद, ये भी आशीर्वाद हो गया, गलत हो गया। शुद्ध यह है आशीर्वाद। बस एक बार देखा और समझा और हमेशा के लिए तैयार, कभी गलती नहीं करोगे फिर दोबारा। आज समझने के बाद दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। दोबारा देख लीजिए, आशीर्वाद ऐसे लिखेंगे शुद्ध,
आप ये मत कहना कि गाड़ी के पीछे लिखा था माँ का आशीर्वाद और वहां ये देखा था। क्या वहां से पढ़ेंगे हम? नहीं, हम व्याकरण से पढ़ेंगे। इसलिए यहां पर र जो है वो वह के ऊपर आएगा। ये मैंने भी थोड़ा सा ऐसा लगा दिया, यहां पर होता है उसके स्वर के ऊपर लगेगा। आशीर्वाद ये शुद्ध है। बस एक बार देख लो, याद हो गया। ये सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, या तो किसी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं, या फिर बहुत चर्चा में रहे हैं, या फिर बहुत लोग इनको गलत बोलते हैं या गलत उच्चारण करते हैं या गलत पढ़ते हैं। कई बार तो कई पुस्तकों में भी ये गलत लिखा हुआ है। अगर प्रमाणिक पुस्तक नहीं है तो वो गलत अशुद्ध लिखा हुआ है, आप उसका भी हवाला नहीं दें। और देखिए आगे, अर्ध हम बोलते हैं अर्ध, गलत। अर्ध नहीं होता, अर्ध होता है, अर्थ। ये इस प्रकार से, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये लीजिए, एक ही बात है, ऐसे कह दो या ऐसे कह दो, आप समझ गए ना आप, एक ही बात है दोनों। द आधा है और ध धनुष वाला पूरा है। अर्ध अर्ध एक ही बात है, लेकिन ऐसे नहीं, अर्ध ऐसे नहीं, ये गलत है, ये सही है। अध्ययन बोलने में हम यही बोल रहे हैं, उच्चारण तो यही कर रहे हैं, लेकिन अध्ययन, अध्ययन दो बार ये आएगा, बस रट लो। इस प्रकार से अध्ययन लिखा जाएगा, ए ध य न। और ये बहुत कम समझ में आता है, इसीलिए इसको पूछते हैं अध्ययन, अध्ययन इस प्रकार से, ये शुद्ध है। आध्यात्मिक और आध्यात्मिक, आध्यात्मिक नहीं होता है, आध्यात्मिक होता है, आध्यात्मिक होता है। क्यों होता है? क्योंकि इक प्रत्यय लगा हुआ है, और जहां भी इक प्रत्यय लगा होता है क्या होता है? प्रथम वर्ण दीर्घ हो जाता है। अगर ए है तो आ बन जाता है, और यही यहां पर हुआ है। शब्द तो अध्यात्म है, शब्द है अध्यात्म, 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 और इसके लगा दिया हमने इक प्रत्यय। अब हम सोचते हैं कि इक प्रत्यय लगाकर इसी की ई की मात्रा लगा दें और कै बना दें। नहीं, इक प्रत्यय यह कहता है कि मेरा विकार यहां भी जाएगा, प्रथम में भी जाएगा, और इसलिए यह हो जाएगा आध्यात्मिक। ये लीजिए, आध्यात्मिक, इस प्रकार से बन गया ये। अगर आपको ये नियम पता नहीं था कि एक प्रत्यय लगने से ए का स्वर जो है आ में बदल जाता है, तो आप तो अशुद्ध करोगे इसको। ऐसे आखिर में कि इसको जोड़ना ही होता है और ई की मात्रा लगा दी और कै कर दिया, नहीं, गलत हो जाएगा। इसी प्रकार के और उदाहरण भी आपने देखे होंगे, जैसे समाज। अब अगर इसके भी हम इक लगा दें तो हमारे पास शब्द क्या बनेगा? कल्पना कीजिए, तो आप तो कहेंगे सामाजिक। सामाजिक, सामाजिक क्या है? हमने तो ये देखा है सामाजिक लिखा रहता है, सामाजिक। सब तो यही है, शुद्ध शब्द भी होना चाहिए। ये लो सामाजिक। अब ये स का आ बन गया ना, सा बन गया, आ की मात्रा आ गई एक की जगह। किसके कारण से? इस इक प्रत्यय के कारण से। जहां भी इक प्रत्यय लगेगा और ए दिखेगा तो आ बनेगा उसका। ये हम प्रत्यय के संदर्भ में और देखेंगे इसको। फिलहाल इतना याद रखें, आध्यात्मिक शुद्ध है। अब है उज्जवल, बोलने में यही बोलते हैं, लेकिन नहीं, उज्जवल इस प्रकार से। दो बार जय आधा आधा, ये लीजिए, दोनों में स्वर उठाया गया है। ऐसे कह दो या इस प्रकार से कह दो, एक ही बात है। अभी रुक जाओ, ये लीजिए, दोनों में हलंत लगाई तो इसका मतलब ये स्वर को उठाया हमने, दोनों ही शुद्ध है। उज्जवल इस प्रकार से क्यों होता है? क्योंकि इसका विच्छेद होता है उत धन जवल, व्यंजन संधि, और तय भी इसको देख करके जय में बदलेगा। और पूरा कैसे बनेगा जब पहले से ही हलंत था? इसलिए ये द्वित में आ जाएगा और दोबारा से ये इस प्रकार से बन जाएगा, उज्जवल। ये इसका कारण है। इसका कारण कहां छिपा है? संधि के अंदर छिपा है।
और संधि के संदर्भ में इसको पढ़ेंगे, इसलिए ये सही है। आगे देखिए, आलस्यता और आलस्य, वही बात आ गई पुनः दोबारा से, इसको तो आप पहचान गए होंगे। आलस्यता, यह प्रत्यय भी है और ता प्रत्यय भी है, दोनों साथ नहीं आएंगे, इसलिए प्रत्यय की पुनरावृत्ति या प्रत्यय का दोहरा आना इसको अशुद्ध बना रहा है। या तो कहे आलस्य या कहे आलसता, आलसता भी शुद्ध हो सकता है, शब्द तो आलस है, आलस है, और इसमें यह प्रत्यय लगा तो क्या बन गया, आलय, ये आधा हो जाएगा और ये पूरा आलस से। और अगर आलस के अंदर हमने ता लगाया तो अब हमारे पास आ गया आलसता, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। लेकिन अब आप क्या कर रहे थे, इसमें ता और लगा रहे थे, क्या दो दो लगेंगे क्या एक साथ, जरूरत ही नहीं है, अनावश्यक बोझ की आवश्यकता नहीं है, इसलिए ये अशुद्ध हो गया, आलस्यता गलत हो गया और आलस्य सही हो गया। ये सही है इधर वाले सारे। अब देखिए, अभ्यर्थी गलत, अभ्यर्थी होता है, अभ्यर्थी क्यों होता है, क्योंकि अभी धन अर्थी, और इसका भी अगर विस्तार करें तो देखिए, अभी ये उपसर्ग है, अभी उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष अर्थ में देता है ये, और अर्थ और ई, ये प्रत्यय भी है इसमें, बड़ा ई, पूरा ही मिटेगा, बड़ा ई, ये लीजिए। अभ्यर्थी इस प्रकार से बना है। अब अगर इसमें यहां पर ये इसमें मिल रहा है और हमने यहां पर यण संधि को देखा तो बिल्कुल ई जो है वो ये में बदलेगा यहां, तो अब हो गया अभ्यय, अभ्यय, और आगे वही आ नहीं है, आर्थ ही नहीं होता है, आर्थ नहीं होता है, अर्थ होता है, अर्थ होता है तो आ नहीं आएगा, और ये लीजिए अभ्यर्थी, ई भी आ गया इसमें। आप अभ्यर्थी को गलत करेंगे, क्यों, इसका कारण आपने जान लिया। क्या जाना, ये गलत है, क्योंकि अभी धन अर्थी नहीं होता, अभी तो सही लिखा है, और आर्थी नहीं होता है, आर्थी तो कोई शब्द ही नहीं है, गलत है, इसलिए आर्थी नहीं होगा, अर्थी होता है, अर्थी होता है तो आ कैसे बना देगा भाई इसको, आ कैसे बोलेंगे हम, अर्थी बोलेंगे, अभ्यर्थी, अर्थी, यानी विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाला, विशेष अर्थ को ग्रहण करने वाले को अभ्यर्थी बोलते हैं, और अभ्यर्थी इस प्रकार से है, अर्थ विशेष का ज्ञान रखने वाला या ग्रहण करने वाला या पात्र आदि, इस प्रकार से। एक अर्थी अलग और होता है, वो अर्थी होता है, अरथी, अर्थी, जैसे सव वगैरह ले जाते हैं ना, वो अर्थी होता है, कि सव आदि को ढोने के लिए वो अर्थी होता है, ये अर्थी है, अर्थ से बना अर्थी, ये याद रखें। इसलिए अभ्यर्थी बिल्कुल सही है, आलस्य ये सही है, और दोहरा नहीं होता है भाई, दोहरा नहीं होता है, दुहरा होता है, दुहरा, और दोहरा का अर्थ ही दो निकलता है, दो अब दू में बदल गया, दुहरा, तो याद रखें, जैसे दोपहरी लिख देते हैं हम, दोपहरी गलत है, दोपहर ये भी गलत है, दोपहर होता है, दोपहर, दू यानी दूसरा पहर, दोपहर ये सही है, दोपहर। तो याद रखें, दो नहीं करें, दू करें बस, ऐसे अनेक शब्द आ जाएंगे। आगे है प्रदर्शनी, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शनी होता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शनी, ई प्रत्यय है, प्रदर्शन के ई प्रत्यय, तो प्रदर्शन नहीं होता है, प्रदर्शिनी नहीं होता, प्रदर्शन से ई प्रत्यय लगकर क्या बनेगा, प्रदर्शनी, क्योंकि शब्द तो प्रदर्शन है ना, प्रदर्शन। अब प्रदर्शन कोई शब्द होता है, नहीं होता, इसलिए हम इसको क्यों करेंगे, इसी को करेंगे ना, अब इसमें ई प्रत्यय और जोड़ दो, बड़ा ई, इसलिए प्रदर्शन नहीं हो गया, ये आएगा। बिल्कुल योगीराज, ये लीजिए, ये गलत है, योगीराज ये आएगा, योगीराज क्यों आएगा, देखिए, बिल्कुल योगी तो ऐसे ही लिखेंगे,
लेकिन आगे राज और जोड़ दिया, राज, और अब बन जाएगा योगी राज। अब किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं रहा योगी राज, एक उपाधि विशेष हो गई और इसमें बहुवचन हो गया और बहुत से इसमें समा सकते हैं, एक से अधिक। इसलिए जैसे ही राज लगेगा ई की मात्रा छोटी हो जाएगी, योगी राज। ऐसे ही पक्षी, अब मैंने कहा ना परीक्षा में यही नहीं आया, कोई जरूरी नहीं, ये आ गया पक्षी राज आ गया और आपसे दिया पक्षी और राज इस प्रकार से, मान लीजिए पक्षी राज, और आपसे पूछा जाएगा कौन सा सही है, पक्षी राज कैसे लिखेंगे, तो आप सोचेंगे पक्षी तो ऐसे लिखते हैं, राज और जोड़ दो, नहीं, अब पक्षी राज ऐसे बनेगा, पक्षी राज, आखिरी की ई की मात्रा छोटी हो गई है, पक्षी राज, ये सही है और ये गलत है। इस प्रकार से अगर हम इनको जोड़ दें तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत, पक्षी राज, योगी राज, इस प्रकार से एक बार समझो याद हो जाएगा। अब लिखा है व्यंग्य, गलत, व्यंग्य नहीं होता, व्यंग्य होता है, व्यंग के ये और लगा हुआ है, व्यंग के ये प्रत्यय लगा हुआ है, व्यंग के क्या लगा है, ये प्रत्यय, इसलिए क्या बन गया, व्यंग्य, व्यंग्य, व्यंग्य। तो व्यंग्य शुद्ध शब्द है, ये कोई शब्द नहीं है, इसको यह प्रत्यय जोड़ के बना गया व्यंग्य। तीखा कोई कटाक्ष करना, व्यंग्य, इस प्रकार से। और ये भी पूरे हुए। आगे देखिए, ये लीजिए, पहले इनको मिटा देते हैं। आप इतना तो समझ रहे हो ना, मैं दूर हट जाता हूं। इधर वाले जो भी हैं ये सारे के सारे अशुद्ध हैं, बिल्कुल ये अशुद्ध हैं, और ये सारे शुद्ध हैं। ये लीजिए, ये सारे शुद्ध हैं, पहले अशुद्ध लिखा है, बाद में क्या लिखा है, शुद्ध। और वैसे ही याद रखो, मुकुट नहीं होता है, मुकुट, बिल्कुल सही है, मुकुट, ये गलत है, मुकुट नहीं होता, मुकुट। स्रोत बोलने में यही बोलते हैं, गलत, स्रोत, स्रोत, और कैसे लिखते हैं, स के नीचे र है, ये लीजिए स्रोत। हम क्या करते हैं, कई बार स्त्रोत ऐसे लिख देते हैं, नहीं, गलत, ये भी गलत, इस प्रकार से नहीं। स्रोत स के र लगाएंगे तो इस प्रकार से दिख रहा है जैसे त्रय बन रहा है, हम क्या सोचते हैं, ये आधा स और त्रय है और इस प्रकार से लिखा है स्रोत, पढ़ लेते हैं स्त्रोत, नहीं, गलत, स्त्रोत नहीं है। ध्यान से देखो, स्रोत कैसे लिखेंगे, स और इसके र लगाना हो, जैसे क के नीचे र लगाते हैं तो ऐसे लगाते हैं ना, ऐसे ही इसके स के र लगाएंगे तो यहीं लगाएंगे ना, और ओ की मात्रा और तय। ये लीजिए, आप पढ़ो इसको, इसका मतलब है स तो आधा है और रो पूरा है और तय है। ये समझने के लिए कह रहा हूं, ऐसा विच्छेद नहीं होता है, लेकिन रो रो ओ की मात्रा रह के लगी है, इसलिए आप पढ़ो इसको स्रोत, आप सही पढ़ोगे, स्रोत, स आधा है, रोत, स्रोत, और इस प्रकार से लिखते हैं स्रोत, ये शुद्ध है। आगे देखिए, सन्यासी, बहुत बार पूछा, गलत है, सन्यासी ये शुद्ध है। देखो, सबसे ज्यादा शुद्ध तो यह है सन्यासी, लेकिन कई बार परीक्षा में विकल्प में ये होता ही नहीं है और यही दे देते हैं और इसी को सही मान लेते हैं, तो आपको भी सही यही मान लेना है। वैसे ये सही नहीं बैठता, ऐसा नहीं होता है कि कोई भी स्वर जो है दो बार आए, पुनरावृत्ति आए, और फिर उसको एक बार तो अनुस्वार में एक बार आधा लिखें, ये अनुचित है। लेकिन अगर विकल्प ही नहीं है तो आप क्या करेंगे, इसको भी सही मान लें, लेकिन इसको कभी नहीं माने एक बार के, ऐसे नहीं माने कि यहां लिखा है सन्यासी और उसको सही मान लें, नहीं, गलत। ये दूसरे वाला होगा सन्यासी, इस प्रकार से या तो यही करें, सन्यासी, सन्यासी, और अगर ये नहीं है तब आप इसको भी मान सकते हैं। बात तो एक सी है कि यहां भी अनुस्वार, अनुस्वार का मतलब भी आधा न होता है, आधा न का मतलब भी अनुस्वार होता है, लेकिन ज्यादा श्रेष्ठ यह है, और नहीं है तो ये भी सही है, इसलिए दोनों मैंने लिखे हैं सन्यासी। अकेला नहीं आएगा, दो बार आता है, और वो क्यों आता है ये हम व्यंजन संधि के अंदर इसको पढ़ेंगे। शमशान नहीं होता है, शमशान होता है, आधा से शमशान,
ये लीजिए, और ये भी स यही आएगा, शमशान। स्वास्थ्य नहीं होता, स्वास्थ्य होता है, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, आधा स आधा थ और ये याद रख लोगे आप, ये गलत है। साप्ताहिक नहीं होता, साप्ताहिक होता है। क्यों होता है? वही इक वाली बात, इक परते लगा है तो सप्ताह में, सप्ताह तो ऐसे ही लिखते हैं, सप्ताह है, और इसके इक परते लगा दिया। अब बोलो, क्या इक से इक ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, हम क्या करेंगे, इस इक के कारण से ये भी आ हो जाएगा, इसलिए हो जाएगा साप्ताहिक। बोलो, कभी भूल पाओगे इसको? कभी नहीं भूल पाओगे। जब आपको कारण पता है तब आप अशुद्ध नहीं करोगे। तो कारण आपको पता है, इक प्रत्यय के योग से ए भी है ना आ में बदल जाएगा। एक बार तो आप इतना ही ज्ञान था तो आप समझ लेंगे कि सप्ताह से इक बना है, तो आप तो गलत कर दोगे, क्योंकि आप क्या करेंगे, इसके ई और क करेंगे, गलत, यहां भी विकार उत्पन्न होगा, ये याद रखें। ये लीजिए, ऐसा ही ये है प्रमाणिक और प्रामाणिक, गलत, प्रामाणिक नहीं होता, प्रामाणिक होता है, प्रमाण, और इसके भी इक परते लगा है, इक, और इक परते लगा है तो प्र का ए का क्या हो जाएगा, आ, प्रमाणिक। ये लीजिए, इसलिए ये शुद्ध है, प्रमाणिक नहीं प्रामाणिक, आ बनेगा, इक प्रत्यय के कारण से बनेगा, ये भी बता दिया। रचयिता नहीं होता है, रचयिता होता है, वही कवियत्री वाली बात, रचयिता, बिल्कुल सरल है, याद रख लेंगे। ये थोड़ा सा लिखने में हो गया। सदृश्य नहीं होता है, सदृश्य होता है, ये लीजिए। अब इसमें क्या किया, स भी लगा दिया और दृश्य सहित और ये लगाकर भी वही बात बता रहे हैं, दोनों उपसर्ग और प्रत्यय लगा करके हम अशुद्ध कर रहे हैं। स लग गया तो फिर दृश्य कर दो ना, दृश्य, सदृश्य, यानी देखने सहित या देखना, और हम क्या कर रहे थे, सदृश्य, ये लीजिए, सदृश्य, ये भी लगा दिया, स भी और ये भी, इसलिए ये गलत हो जाएगा, सदृश्य होगा, या तो सदृश्य होगा या फिर दृश्य हो जाएगा, स नहीं आएगा फिर। और अंत में देखिए, सहस्त्र, हम बोलते भी ऐसे ही है, सहस्त्र, सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र होता है, सहस्त्र, हजार, सहस्त्र, स है और स और इसके र, सहस्त्र, सहस्त्र, सहस्त्र बोलते हैं, हम लिखते कैसे हैं, हम लिखते कैसे हैं, सहस और आधा स समझकर तरह कर देते हैं, सहस्त्र, ये स के ही र लगेगा, सहस्त्र, स आधा और र पूरा, सहस्त्र, हजार, हजार के लिए कहते हैं, हजार। तो इस प्रकार से ये भी आप याद रख लें, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। और आगे देखिए, स्थाई, गलत, स्थाई, यह के ई की मात्रा आएगी, ये बता चुका हूं मैं। हिंदू नहीं, हिंदू ऊ की मात्रा बड़ी, लेकिन बहुवचन बनाएंगे तो छोटी हो जाएगी, यह बात हो चुकी है। सुशुर्षा नहीं, शुश्रूषा, बिल्कुल, ये याद रखें, बहुत बार पूछा है, सु, श्रु और सा, बस किस क्रम में कैसे याद रखेंगे वो आप जाने, बस इतना याद रखें, पहले छोटी फिर बड़ी, क्या, ऊ की मात्रा, तो इतना शायद सहायता मिल जाए आपको। और स तो ये आएगा ही आएगा, ये भी स है, ये भी यही स है, लेकिन इसमें र और मिला दिया, इसलिए सुसुरसा ऐसे बोलेंगे इसको हम। वो वाला साधारण स की तो कोई स्थान रिक्त नहीं है, इसके लिए तो कोई है ही नहीं, ये तो आएगा ही नहीं। और देखिए, छोटी ऊ की मात्रा पहले और फिर बड़ी ऊ की, परीक्षा में कैसे भी लिख सकता है और पूछ सकता है कौन सा शुद्ध है, कई बार ऐसे लिख देगा आपसे, सु, श्रु और सा, ये लो भ्रमित हो गए, यार था तो ऐसा ही, लेकिन ये कौन सा होगा, बिल्कुल। तो आप इतना याद रखें, पहले छोटी फिर बड़ी, क्रम भी यही है वर्णमाला में, तो पहले छोटी और फिर बड़ी, सुसुरसा। और अर्थ होता है किसी रोगी की सेवा करना,
बीमार मरीज या रोगी की सेवा को शुश्रूषा कहते हैं। ये शुद्ध आएगा। अब देखिए ये भी गलत, स्तनपान नहीं, स्तन्यपान। स्तन्यपान नहीं, स्तनपान का मतलब तो हो गया जैसे गाय बछड़ा जो है गाय का स्तनपान कर रहा है, तो क्या उसके स्तनों को ही खा रहा है क्या? गलत। इसका अर्थ तो ये हो गया स्तनों को खा रहा है, स्तनों को नहीं खाता है। स्तन के अंदर जो दूध पेय पदार्थ होता है उसको वह पीता है, इसलिए स्तन्य, स्तन्य का मतलब भी पेय हो गया, स्तन से उत्पन्न पान, उसका पान करना, इसलिए स्तन्य और पान। और ये भी, इसमें भी दो हैं, स्तन और ये प्रत्यय है, इसलिए क्या बन गया? स्तन्य। और इसका अर्थ क्या निकल गया अब? यानी स्तनों से उत्पन्न, और दूध उत्पन्न हो रहा है, तो स्तनों से दूध उत्पन्न हो रहा है, उसी का पान करना, तो स्तन्य पान होता है, न कि स्तन्यपान। अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। आप व्यवहारिकता में समझे इस बात को कि कभी भी बछड़ा गाय के स्तनों को नहीं खाता है, उनके द्वारा जो उत्पन्न दूध है उसका पान करता है, इसलिए स्तन्य पान आएगा। ये एक बार याद रखें। साहित्यिक नहीं होता है, ये तो सरल है, साहित्यिक होता है, साहित्यिक। इक प्रत्यय इसमें भी लगा है, इसलिए वो सा बन गया है। शुद्धिकरण ये गलत है, यह मात्रा सही नहीं लगी। शुद्धिकरण ये लिख देता हूं, ये लीजिए शुद्धिकरण। अगर करण लग गया ना तो आपका जो शुद्ध था ना वो आप अब इसमें ई की मात्रा बड़ी हो गई है, शुद्धिकरण। अब भाई शुद्ध तो ऐसे ही लिखेंगे हम, शुद्ध बिल्कुल ये नहीं बदलेगा, शुद्ध तो यही है, लेकिन आगे करण और लग गया है तो अब ये मात्रा भी बदल जाएगी। अब इसमें क्या हो जाएगा? शुद्धि। पहले तो शुद्धि ऐसे था, अब ये करण लगते ही क्या हो जाएगा? शुद्धिकरण। शुद्धिकरण ये शुद्ध है बिल्कुल, और ये पूछा गया है परीक्षा में। शुद्धिकरण, आप सोचते हो कि शुद्धि तो ऐसे लिखते हैं, शुद्धि और इसके करण वो लग गया, नहीं, ई की मात्रा बड़ी हो जाएगी, शुद्धिकरण। ये सही है। आगे देखिए व्यवहारिक नहीं होता, व्यावहारिक वही बात, एक प्रत्यय वाली, बार बार नहीं बताऊंगा, एक प्रत्यय लगा है इसलिए व्यवहार में आ गया, व्यावहारिक हो गया ये। विदुषी ऐसे नहीं होता है, विदुषी ऐसे होता है, ये इस प्रकार का स आएगा। रात्रि ये नहीं होता है, गलत है, रात्रि आएगा, बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण है। रात्रि अकेला अगर रात्रि पूछा है तो यही आएगा, और नवरात्र आ गया मान लो तो नवरात्र होता है वो, फिर वो, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं नवरात्रि, ये भी शुद्ध है। अगर मिला हुआ है तो, शब्द में मिला हुआ तो नवरात्र और या नवरात्रि दोनों शुद्ध है, लेकिन रात्रि अकेला इस प्रकार से एक की मात्रा छोटी आएगी रात्रि में। आगे अंत में है लघुतर। लघुतर बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं लिख दूं इधर, लघुतर ये शुद्ध है, बिल्कुल सही है लघुतर। हम सोचेंगे कि छोटे ऊ की आएगी, बड़ी ऊ की मात्रा आएगी, सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप देखिए कैसे। लघु, बिल्कुल लघु तो हम ऐसे ही लिखते हैं, लघु ऊ की मात्रा लघु में छोटी आएगी। और आगे है उत्तर, दो शब्द मिलकर के बना है, लघु धन उत्तर। अब दोनों को मिलाने के बाद देखिए ये भी ऊ था और ये भी ऊ है, और दीर्घ संधि कहती है कि समान स्वर आने से बड़ा ऊ हो जाएगा। छोटा ऊ दो बार आ गया तो दीर्घ संधि का नियम काम कर जाएगा और फिर बड़ा ऊ बन जाएगा, इसलिए लघुतर अब कैसे लिखा जाएगा? लघुतर। बहुत सरल है, आप याद रख लोगे इसको। खैर संधि पढ़ेंगे तो इसको नियम को और हम अधिक से पुष्ट करेंगे। फिलहाल आप शब्दों को याद रखने का प्रयास करें, किसी भी विधि से कैसे भी आप याद करें, आपके शब्द कभी अशुद्ध नहीं होने चाहिए, यह हमारी कोशिश है। आगे देखिए, शीघ्रता से देख लेते हैं, समय बहुत ज्यादा हो रहा है। महात्म्य नहीं होता, महात्म्य होता है, क्योंकि इसमें भी यह प्रत्यय लगा है और यह प्रत्यय लगते ही वो मात्रा बदल जाएगी, इसलिए यह गलत है। वैसे महान आत्मा से बना है, महान से ही बना है, महान, ये महात्मा से बना है, महान से क्या, महात्मा से
ये प्रत्यय उसमें लगाया गया है, तो अब हो जाएगा माँ। ये प्रत्यय से ये भी आ की ध्वनि हो जाएगी, महा, तय आधा और ये मैं भी आधा हो जाएगा, महात्म्य। ये लीजिए, इस प्रकार से ये शुद्ध हो गया। एक बार देख लो, याद रह जाएगा। महीना, महीना नहीं होता, महीना, ई की मात्रा बड़ी आएगी। महीना ऐसे याद रखो ना आप, महीने में 30 दिन होते हैं, 30, और 30 बहुत ज्यादा दिन होते हैं। सप्ताह में तो 7 ही होते हैं, पखवाड़ा में 15 होते हैं, लेकिन महीने में 30 अधिक दिन होते हैं। अधिक है तो बड़ी मात्रा, तो महीना ऐसे याद रखें। महत्व गलत है, महत्व। इस प्रकार से हर प्रकार से ये नहीं सोचें कि एक ही आएगा, यहां महत्व आधा तय 2 बार आएगा, महत्व। मुरारी, बिल्कुल ये गलत, मुरारी ये सही है। मुर नामक अरि का वध किया था श्री कृष्ण ने, इसलिए मुरारी कहते हैं। तो मुर और धन अरि, हम जानते हैं अरि शुद्ध ये लिखते हैं, अरि यानी शत्रु होता है, अरि यानी शत्रु, यानी मुर नामक राक्षस का जो शत्रु है वह श्री कृष्ण, इसलिए मुरारी। चाहे नाम किसी का हो तो ऐसे लिखता हो, लेकिन शुद्ध कैसे रहेगा, ई छोटा। और ई छोटा क्यों आएगा, क्योंकि अरि ऐसे लिखते हैं और उसी से बना है मुरारी। अरि यानी शत्रु होता है, मुर किसी राक्षस का नाम था, और अरि, अरि ऐसे लिखते हैं, अरि में री छोटा आएगा, तो मुरारी में अपने आप ही री क्या हो जाएगा, आखिरी का छोटा, इसलिए मुरारी ये शुद्ध है। आगे देखिए, याज्ञवल्क्य के, गलत, याज्ञवल्क्य ये शुद्ध है। आधा लय और आधा क, याज्ञवल्क्य, आधा लय और आधा क, और यह एक बार देख लें और 2-3 उस दृष्टि से देखें कि मेरा गलत नहीं हो, याद हो जाएगा। मुमूर्षा नहीं होता है, मुमूर्षा, मुमूर्षा पहले छोटी फिर बड़ी। ये लो, ये भी सरल, आप कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। एक बार देखा हुआ है कि ऐसे होता है, और तो आप याद रख लेंगे। कंफ्यूजन यही होगा कि पहले छोटी आएगी बड़ी आएगी, तो आप याद रखें पहले छोटी फिर बड़ी, छोटी से बड़ी। वाल्मीकि नहीं होता है, वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि होता है। प्रभु गलत, हम लिखते हैं जो प्रभु ऐसे लिखते हैं, प्रभु बिल्कुल ऐसे। हालांकि देखो संधि में क्या होता है, 2 शब्द हैं, प्र और भू, यानी धरती का स्वामी, उसको कहते हैं प्रभु। तो प्र उपसर्ग लगा हुआ है और भू धरती के लिए मूल शब्द है ये प्रभु। वो तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन जब इनका युग्म होगा तब प्रभु ऊ छोटा हो जाएगा, जोर नहीं पड़ता इस पर, इसलिए प्रभु छोटा। प्रभु लिखना है तो छोटा, भू लिखना है तो ऊ बड़ा। आगे देखिए, पुनरावलोकन और पुनरावलोकन, बिल्कुल ये गलत है। रा नहीं आएगा, रई आएगा, क्योंकि इसमें उपसर्ग लगा हुआ है। पुनर, ये लीजिए पुनर, ये उपसर्ग है, पुनर, और अवलोकन, अवलोकन, ये लीजिए अवलोकन। अब अगर इसके हलंत है तो ये ए इसकी हलंत को हटा देगा, आ की मात्रा तो नहीं लगाएगा ना इसके, इसलिए रा क्यों करेंगे हम, ये रा तो हो ही नहीं सकता। रा तो तब होता जब यहां आ होता, अवलोकन, तो अवलोकन कोई शब्द नहीं है, शब्द तो अवलोकन होता है। इसलिए अब हमारे पास शब्द बन जाएगा पुनरवलोकन, पुनरवलोकन, ये लीजिए, बहुत सरल है। बस इतना याद रहे तो कि पुनर रे हलंत वाला इसमें उपसर्ग लगा हुआ है और ये इसकी पूर्ति कर रहा है, आ नहीं आएगा। और आपको ये भी नहीं पता और इतना पता है कि अवलोकन से पुनरावलोकन बना है, तो अवलोकन में आ की मात्रा कहां से आती है, यही रहता है, इसलिए ये नहीं आएगा। और अंत में देखो पड़ोसी, बिल्कुल ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है और हम हमारे पड़ोसी को ही गलत कर देते हैं। पड़ोसी को गलत नहीं मानना है, पड़ोसी, बिल्कुल पड़ोसी, कहां गया, पड़ोसी, ये लीजिए पड़ोसी, पड़ोसी ऐसे नहीं करें, 2 मात्रा नहीं लगाएंगे, औ की मात्रा नहीं लगाएंगे, ओ की मात्रा आएगी, पड़ोसी, बस सिर्फ इतना याद रह जाएगा आपको। आगे देखिए कितने हैं, आज शायद ज्यादा शब्द लेके आ गया मैं, और एक कक्षा में फिर भी नहीं होंगे, इसके बाद भी एक कक्षा और लेके आऊंगा। उद्देश्य है कि शब्द आपके गलत नहीं होना चाहिए, यह प्रकरण पूरी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि ये प्रकरण
कई प्रकरणों का आधार प्रकरण है, इससे ही कई प्रकरण निकलते हैं, इसलिए इसका हम ध्यान रखेंगे। जल्दी जल्दी देख लेते हैं। नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं अनुस्वार भी आएगा, बिंदी भी आएगी। नींबू बोलते हैं, गलत, नींबू होता है, नींबू, केवल नी और बू, बस। कई जगह ये भी लिखा हुआ मिलेगा आपको, नींबू, ऐसे, गलत। अनुस्वार ये भी गलत, सिर्फ नींबू, नी और बू, बस ये शुद्ध है, नींबू बिल्कुल शुद्ध है। न्योछावर नहीं होता, न्योछावर होता है, एक मात्रा ही लगेगी, औ की मात्रा नहीं लगेगी। नहीं होता है, नहीं होता है। दोगुना नहीं होता है, दुगुना होता है। दोपहर नहीं होता, दोपहर होता है, ये बात हमारे पहले हो चुकी थी। दुशासन और दुशासन, दुशासन नहीं आएगा, दुशासन आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, दु है धन शासन समझ लेते हैं, बुरा शासन, दु है धन शासन। अब देखिए, अगर ऐसा लिखा है तो भी ठीक है, लेकिन इस प्रकार से हमने लिख दिया दुशासन, तो विसर्ग कहां गई हमारी, दुशासन। तो ये क्या होता है, इसमें उपसर्ग, अगर संधि की बात नहीं करें और हम उपसर्ग की बात करें, तो इसमें देखो दुस उपसर्ग लगा हुआ है, दुस धन शासन, दुस लगा हुआ है। ये हम प्रत्यय उपसर्ग पढ़ेंगे तब और देखेंगे। अब क्या होता है कि ये जब ये शब्द है ना, इसके साथ संयोग करेगा तो ये 20 है, इसके अनुसार ही बदल जाएगा और क्या बन जाएगा, दुस। एक तो ये हो गया, और आगे वाला तो आएगा शासन, ये लीजिए दुशासन, ये शुद्ध है। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, ना तो दो मात्रा आएगी और ना अनुस्वार आएगा, बस कैसे याद करोगे, रट लो। त्योहार, त्योहार, केवल त्योहार, अनुस्वार नहीं, दो मात्रा नहीं, केवल। छह नहीं होता है, छह होता है, छह, ये कोई शब्द नहीं है, हो सकता है संस्कृत वगैरह में चलता हूं या अलग कोई भाषा में चलता हूं, हिंदी के लिए छह है, ये भी कई बार पूछा गया है। और अंत में है गत्ते अवरोध, गत्ते अवरोध, गत्ते वरोध, ये शुद्ध है, गत्ते अवरोध। अब गत्यावरोध आ जाएगा, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि आप सोचो अवरोध से बना है, अवरोध में तो आई है, आ कैसे आ जाएगा, और गति से बना है, गति अवरोध, गति धन अवरोध, यण संधि है। और ये देखिए क्या बन जाएगा इसका, गत्ते। अब ये हलन था तो ये को ए पूरा कर रहा है, आ तो नहीं कर रहा ना, गत्ते वरोध, इस प्रकार से बनेगा, ये बिल्कुल सही है। ये तो बहुत बार आ चुका है, और इस प्रकार के उदाहरण तो मैंने सबसे ज्यादा बताए हैं। निश्चित रूप से परीक्षा में एक ऐसा ही उदाहरण आपसे पूछने वाले हैं। शीघ्रता से देखें, ज्योत्सना गलत, ज्योत्सना इस प्रकार से, ज्योत्सना, सना चांदनी रात को कहते हैं, चांदनी को कहते हैं ज्योत्सना। तो इस प्रकार से आधा तय और आधा सह, याद रखेंगे, आधा तय और आधा सह ज्योत्सना, इस प्रकार से नहीं। अशुद्ध कई प्रकार से हो सकता है, शुद्ध ऐसे। गुरु ये भी बड़ी मुश्किल से मिला है, इसमें भी हम सामने देखेंगे तो देखने में तो एक सा ही लगेगा, लेकिन र के ऊ की मात्रा दो प्रकार से लगती है। देखो, र के ऊ की मात्रा एक तो हमने ऐसी लगाई और एक हमने र ऐसे लिख करके ऐसी लगाई, दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। ये बड़ी मात्रा है, ये दीर्घ है, ये लघु है, और गुरु में लघु मात्रा लगती है, छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, इसलिए गुरु इस प्रकार से लिखा जाएगा, गुरु, गुरु, न कि बड़ी मात्रा लगा करके हम ऐसे लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। ये गलत, ये सही। बहुत से विद्यार्थियों को तो देखने पर पता ही नहीं चलेगा कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों एक से ही लग रहे हैं। लेकिन देखिए, ये बड़े ऊ की मात्रा, ये छोटे ऊ की मात्रा, और गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आएगी, बस इतना याद रखें। और वो ऐसे लगाते हैं, ये भी याद रखें, र के बीच में लगती है इसलिए। अब ये देखिए, के कई बोलते हैं, गलत, कई कई होगा, के कई, इस प्रकार से ये याद रह जाएगा आपको। कृत करते नहीं, दो बार प्रत्यय लग गया, एक बार ये फिर ये लग गया,
तो कृत करते होता है, ये भी सरल है, याद कर लोगे। अंताक्षरी नहीं होता है, अंत्याक्षरी होता है, अंत्याक्षरी, क्योंकि ये भी कैसे बना है, अंत्य, अंत्य धन अक्षर, अक्षर और धन ई बड़ा, इससे बना है। अंत्य यानी अंत्य, आखिरी का अक्षर, उसी को तो अंत्याक्षरी कहते हैं। कि कोई गाना गाया और आखिरी का अक्षर क्या था, उससे उसने खत्म किया, दूसरी ने उससे प्रारंभ किया, इसलिए अंताक्षरी थोड़ी होगा। अंता क्या होता है, अंत क्या होता है, अंत फिर अक्षरी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अंत्य, अंत्य। और अंत में ये लगा हुआ है कि जिसका अंत हो गया है, वैसे अक्षरों से प्रारंभ करने वाली अंत्याक्षरी, ये शुद्ध है। अंधेरा नहीं होता है, अंधेरा होता है, अंधेरा, अंधेरा, ये इस प्रकार चंद्र बिंदु इसमें आएगी, ये नहीं आएगा। अनिल नहीं होता है, अनिल होता है, अनिल, अनिल हवा को भी कहते हैं, ये पर्यायवाची हम पढ़ेंगे। अनुग्रह, अनुग्रह नहीं होता, अनुग्रह होता है। गृह है तो घर हो गया अलग से, तो इस प्रकार से नहीं, अनुग्रह होता है, अनुग्रह। अर्थार्थ, देखने में लग रहा है कि ये सही होगा लेकिन गलत, अर्थार्थ ये है, कैसे, अर्थार्थ तय के हलंत है, आखिरी का तय है ना, वो हलंत वाला आएगा। और आखिर में क्या है, अमृत, बिल्कुल ये गलत है, अमृत गलत है, क्योंकि बोलने में तो हम बोलते ही अमृत हैं, लेकिन भाई शब्दों की पहचान तो करो। जब परीक्षा की बात आ रही है और शब्दों की शुद्धि की बात आ रही है, तो अमृत, अमृत, री है, री कैसे, ए और मैं हलंत और री और तय, इस प्रकार से बना है। अब पढ़ेंगे तो अमृत, और अंग्रेजी में लिखेंगे तो AMRIT, री, इस प्रकार से अमृत, तो ये शुद्ध है, अमृत होता है, अमृत नहीं होता है, री आएगा उसके, ठीक है। और देखिए आगे और भी है क्या उदाहरण, बिल्कुल अब समाप्त हो गए। और आखिरी में हर बार की तरह आपका टेस्ट, कि आप कितना समझ पाए, कितना नहीं समझ पाए। टेस्ट इसलिए कि आप ये समझें कि परीक्षा में कैसे पूछे जाएंगे। आपने पढ़ा, प्रकरण को विस्तार से पढ़ा, गहराई में जाकर पढ़ा, समझ करके पढ़ा, लेकिन बात यह है ना कि परीक्षा में कैसे आएंगे, ऐसे आएंगे और इस प्रकार से आएंगे। और आपको कैसे पहचान करनी है, 5 सवाल आपके लिए लेके आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखिए। पहला यह, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है। बहुत बार तो हम एक गलती ये कर देते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध को ध्यान से नहीं पढ़ा, हमें छांटना तो है शुद्ध और हमने समझ लिया अशुद्ध। तो ऐसी गलती आप नहीं करें, बहुत ध्यान से समझें कि पूछ क्या रहा है, प्रश्न की प्रकृति को समझें, प्रश्न कह क्या रहा है, शुद्ध छांटने के लिए कह रहा है कि अशुद्ध छांटने के लिए कह रहा है। कई बार कहता है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। अब ये लो, भ्रमित हो गए, पहले इसको समझ लो, भले ही चाहिए 1 मिनट लग जाए, आपको कुछ सेकंड लग जाए। शुद्ध नहीं है इसका मतलब है अशुद्ध होगा और उसकी पहचान करनी है, तो समझना है। इसमें तो सीधी सी बात कही है, कौन सा शब्द शुद्ध है, बिल्कुल सही शब्द की पहचान करनी है। और भूगोल, भूगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक, बिल्कुल सही है, भौगोलिक, भूगोल के इक परते लगा है, भूगोल विषय एक और इक परते लगा है। और एक परते का खेल देखिए, अभी देखा था ए का आ हो जाता है और जब ऊ हो तो औ हो जाता है, इसलिए ऊ की जगह हो जाएगा औ, भो और गो, लिक आगे वही रहेगा, इक परते लग गया है लीजिए, इसलिए ये होगा भौगोलिक, बिल्कुल सही है। दूसरा, इनमें से एक शब्द शुद्ध है, बिल्कुल इसको भी समझ लिए, केवल एक शब्द शुद्ध है और कौन सा है, प्रियदर्शिनी, 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 प्रियदर्शिनी। ये बड़ा कंफ्यूजन करने वाला है, एक बार देखने से लगेगा सारे सही हैं या 2 सही हैं, ये भी सही है ये भी सही है, कौन सा होगा। ये तो प्रिय तो होगा नहीं, ये तो गलत। और ये प्रियदर्शिनी ये भी नहीं होगा, प्रियदर्शिनी बिल्कुल ये सही है, और ये प्रियदर्शिनी ये गलत है, नी छोटा कर दिया, ये गलत है। सही है प्रियदर्शिनी। अब वो प्रदर्शनी अलग होता है, उसमें प्रदर्शिनी नहीं होता है, प्रदर्शनी होता है, लेकिन प्रियदर्शिनी में इस प्रकार से प्रियदर्शिनी होता है, स्त्रीलिंग है। इंदिरा गांधी का बचपन का नाम था,
प्रियदर्शिनी, इस प्रकार से। किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है, ये लो। अब तक तो शुद्ध की पहचान थी, अब पूछ लिया अशुद्ध। इसका मतलब 3 तो शुद्ध है, 1 अशुद्ध है। कौन सा है, ये छांटना है। राजनीतिक, ये थोड़ा लिखने में हो गया। युधिष्ठिर, मध्याह्न, मरीचा, बिल्कुल मरीचा सही है। मध्याह्न ये भी सही है, ऐसे भी लिखते हैं। और एक ही बात है, मध्या है के हलंत और न, एक ही बात है। और है में ही न लगा दिया, इसका मतलब है के हलंत हो गई, ये आधा हो गया और न पूरा हो गया, ये भी सही है, ये भी सही है। युधिष्ठर, युधिष्ठिर, ये भी सही है। राजनीति गलत है, राजनीतिक गलत है, और यही हमारा उत्तर है। अब देखिए, पूछा यह गया था अशुद्ध वर्तनी बताइए, तो हमारा उत्तर क्या होगा, राजनीति। जो गलत है वह हमारा उत्तर होगा, इसलिए समझ करके उत्तर दें, जल्दबाजी में नहीं दें। राजनीतिक गलत है, राजनीतिक होता है, राजनैतिक, नैतिक, इस प्रकार से होता है। राजनीतिक, नैतिकता से बना है राजनीतिक, यह अशुद्ध है, नीतिक गलत है। राजनीति होता है, फिर कह नहीं लगता, कह लगता है फिर राजनीतिक हो जाता है, इसलिए ये पहला विकल्प सही है। नंबर 4, किस क्रम में अशुद्ध है। अब फिर आपसे अशुद्ध पूछा है, 3 शुद्ध है, 1 अशुद्ध है, कौन सा है ये बताना है। इंद्रा, उद्योग, अधीन, क्षिति, बिल्कुल धरती होता है, सही है। अधीन अभी पढ़ा था, सही है। उद्योग यही होता है, बिल्कुल सही है। और पूछा क्या है, अशुद्ध, तो अशुद्ध तो ये है इंद्रा, क्योंकि इंदिरा कैसे होता है, इंदिरा नहीं होता, इंदिरा होता है। इंदिरा, इंदिरा, ये जानना चाह रहा है कि इंदिरा, इंदिरा, हालांकि इंदिरा भी है, इंद्र की पत्नी इंद्राणी आदि, लेकिन ये इंदिरा उसी के बारे में पूछ रहा है, इसलिए ये पहला विकल्प है। इनको देखते हुए कि ये तो बिल्कुल सही है, तो अब कौन सा 2 प्रकार से लिखा जाएगा, तो यही है इंदिरा, यह शुद्ध हो गया। आगे अंतिम देखिए, सही वर्तनी है, ऐसा भी लिख सकता है, शुद्ध शब्द नहीं लिख करके वर्तनी कह दिया। सही वर्तनी कौन सी है, विद्या नहीं, ये विघा निवास मिश्र, ये तो कभी नहीं हो सकता। विद्या, ये भी नहीं हो सकता। विद्या निवास मिश्र, ये भी नहीं हो सकता। ध इस प्रकार से द धनुष वाला नहीं होता है, द दवात वाला आता है। और विद्या निवास मिश्र, बिल्कुल ये सही है। विद्या ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी सही है, विद्या, एक ही बात है। द धनुष नहीं आएगा, द दवात वाला, इस प्रकार से, और उसके हलंत है, और मिलाकर हम ऐसे लिख देते हैं विद्या, विद्या। विद्या निवास मिश्र, 4 नंबर बिल्कुल सही है। 4 नंबर हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। आपने अपना टेस्ट भी दे लिया, अपनी जांच भी कर ली है, और ये आज की कक्षा यहाँ समाप्त होती है। आवश्यकता रही तो इसी बिंदु को, इसी प्रकरण को और हम प्रगाढ़ बनाने के लिए और सटीक जानकारी लेकर के हम अगली कक्षा में फिर आएंगे। आज के लिए इतना ही है, धन्यवाद।